संतुलन बनाना सीखना होगा। धम 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 पूर्वज रुद्रदेव हथौड़ा चलाते रहे। हर वार की ताकत अलग थी, कभी वो कठोर और उग्र थे तो कभी कोमल और निश्चित। ये प्रक्रिया बेहद जटिल और समझ से परे थी, पर आर्यन धीरे धीरे इसे समझने लगा। उसकी समझ का स्तर वैसे भी बहुत ऊंचा था। 10 मिनट बाद बूम, पूर्वज रुद्रदेव का अंतिम वार बम की तरह फटा। उन्होंने जोर से कहा, हो गया। हवा में एक 2 मीटर लंबी स्वॉर्ड तैरने लगी। ये कहीं से भी एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड जैसी नहीं थी। उस पर ना तो कोई नक्काशी की गई थी और ना ही उसमें कोई ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। ये बिल्कुल एक साधारण स्वॉर्ड जैसी थी, ना उसमें कोई अहंकार था और ना कोई प्रभुत्व। स्वॉर्ड को साम्राज्यवादी कहा जाता है, लेकिन इस स्वॉर्ड में कुछ भी देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो वो शून्यता का प्रतीक है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। फू हौंकते हुए पूर्वज रुद्रदेव ने कुछ पलों के लिए गहरी सांस ली और बोले, मेरी आत्मा की शेष अंदरूनी शक्ति अब बहुत कमजोर हो गई है। मैं तो सिर्फ एक हथियार को गढ़ने में भी थक गया। उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है लड़के, अब तुम्हें खुद इसका एहसास करना होगा। ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए है, इसे अपने अनुसार इस्तेमाल करो, लेकिन इसे ड्रैगन स्लेयर से तुलना मत करना। इतना कहने के बाद पूर्वज रुद्रदेव गायब हो गए। वह आराम करने चले गए। आर्यन ने उस लंबी काली स्वॉर्ड को देखा जो अभी अभी तैयार की गई थी। आर्यन ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और उस स्वॉर्ड को अपनी हथेली में थामा। जैसे ही उसने स्वॉर्ड को छुआ, उसकी आंखें कांप उठी, उसका पूरा शरीर थर्रा गया और उसकी चेतना में एक तेज धमाका हुआ। ऊर्जा की तरंगें समुद्र के जैसे उमड़ उठी। ये ताकत इतनी प्रबल और अभिमानी थी कि उसकी आत्मा तक कांपने लगी। वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था, एक ऐसी दुनिया जो केवल अभिमान की थी। यह अनुभव पूरी तरह ड्रैगन स्लेयर से अलग था। ये स्वॉर्ड किसी भी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से वास्तव में बेहद अलग थी। इसके अंदर एक अनंत ऊर्जा छुपी हुई थी। शस्त्र, कोई नाम नहीं। स्तर, लेवल 9, इमोर्टल स्टेज। नुकसान, SSS। विवरण, प्रबल और अभिमानी शक्ति। एक चाल, एक वार और इससे सब कुछ तबाह किया जा सकता है। क्या तुम इसे कोई नाम देना चाहते हो? आर्यन अब तक हैरानी से नहीं उभरा था। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, मृत्युधार। मृत्युधार स्वॉर्ड, नाम सफलतापूर्वक रख दिया गया है। ये स्वॉर्ड, आर्यन ने धीरे से कहा, यह मेरी अपेक्षाओं से परे है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ और कैसे करूं? उसी वक्त पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंज उठी, लड़के, ये स्वॉर्ड तुम्हारे व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। तुम्हारे पास पहले से ही ड्रैगन स्लेयर है, तो इसे नीलामी संग्राम में ले जाओ और देखो कि इसकी कीमत कितनी मिलती है। आर्यन हंसते हुए बोला, पूर्वज, आप तो सिर्फ अपनी कला का दिखावा करना चाहते हैं, है ना? पूर्वज रुद्रदेव ने भी ठहाका लगाया, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। हर कलाकार यही जानना चाहता है कि उसकी कला का मूल्य क्या है। आर्यन ने पूर्वज रुद्रदेव की बात मानकर उस स्वॉर्ड को अपनी स्पेस रिंग में रख दिया और खुद से स्वॉर्ड बनाने की तैयारी करते हुए कहा, पूर्वज, भले ही आपकी यह स्वॉर्ड बहुत शक्तिशाली है, पर मुझे भी कम मत समझो। इसके बाद आर्यन ने अपने हाथों में कई टूटी हुई स्वॉर्ड्स उठाए और तत्वभंग तकनीक का इस्तेमाल करके उनके सभी तत्वों को निकालने लगा। यहाँ तक कि उसने हाल ही में मिली पार्थिव स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया था। पूर्वज रुद्रदेव अवाक रह गए। उन्होंने कहा, लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है कि एक साथ इन शक्तियों को संभालना कितना कठिन होगा? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, पूर्वज, मैंने आपके हर एक कदम को ध्यान से देखा था और आपकी शिल्पकला से एक चीज सीखी है, क्रूरता। पूर्वज रुद्रदेव चौंकते हुए बोले, क्या कहा? आर्यन ने उत्साह में कहा, आपने गढ़ने की पूरी प्रक्रिया में यही दिखाया, क्रूरता और हिंसा के बीच संतुलन। अब मैं अपनी नई स्वॉर्ड इसी आधार पर बनाऊंगा। पूर्वज रुद्रदेव ने चिल्लाया, मूर्ख, तुमने सुना भी था कि मैंने क्या कहा? वो शक्ति और नरमी के बीच में संतुलन था, ना कि क्रूरता और हिंसा के बीच। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ तुरंत अपनी डेविल बॉडी को सक्रिय कर दिया। इसके बाद उसने चिल्लाया, सोलस्टॉर्म तकनीक, और उसकी शक्तियां 16 गुना बढ़ गई। हालांकि वो इतने पर भी नहीं रुका और उसने फिर से कहा, काल अस्थि बंधन का पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा, चौथा और पांचवा पड़ाव। आर्यन का शरीर अब और ज्यादा शक्तियों को नहीं झेल सकता था। वो पहले ही अपनी हद पार कर चुका था। ये अपने आप में ही एक अजूबा था कि वो अस्थि बंधन के 5वें पड़ाव को सक्रिय करने के बाद भी जिंदा था। ये बेहद दर्दनाक होता है और ये दर्द 16 गुना शक्तियों के साथ और भी खतरनाक था। ये पागल हो चुका है, पूर्वज रुद्रदेव ने कहा और तुरंत अपनी शक्तियों से उसके दिल और चक्रों पर एक कवच चढ़ा दिया। एक चक्र का टूटना भी जानलेवा साबित हो सकता था और दिल के बिना तो इंसान जीवित ही नहीं रह सकता, भले ही वो एक इमोर्टल बन जाए। हालांकि आर्यन को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो अपने मन में हंसते हुए बोला, अब मैं एक इन्फिनो स्वॉर्ड बनाऊंगा, मेरी खुद की इन्फिनो स्वॉर्ड, हा हा हा। इसके बाद उसने अपनी शक्तियों को काबू किया और सभी स्पिरिचुअल पत्थरों और सभी टूटी हुई स्वॉर्ड से मिले तत्वों को डेविल गॉड जादुई डिब्बे में फेंक दिया। आर्यन पिछले कई दिनों से अपने कक्ष में बंद था, मगर इन दिनों पूरा नक्षत्र नगर जैसे जीवंत हो उठा था।
सभी व्यापार संघ नीलामी संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी खास वस्तुओं को जुटा रहे थे। हालांकि इसमें वही लोग भाग ले सकते थे जिनकी पृष्ठभूमि असाधारण थी। सप्तचक्र महाविद्यालय के एल्डर्स ने स्वयं 3 प्रतिष्ठित हस्तियों को आमंत्रित किया था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि सप्तचक्र महाविद्यालय के एक उप प्रधानाचार्य को भी आमंत्रित किया गया है और हर्षवंश परिवार भी बड़ी मुश्किल से इसमें भाग लेने योग्य बना था। इस बार का ये आयोजन विशाल स्तर पर होने वाला था। इतिहास में ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ। जैसे ही नीलामी के टोकन जारी किए गए वो तुरंत बिक गए। जो लोग इस आयोजन को देखने के इच्छुक थे उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि नीलामी शुरू होने से पहले ही अधिकतर टोकन बिक चुके थे। एक टोकन की कीमत 1 लाख चांदी के सिक्कों तक पहुंच गई थी। इसके बावजूद भी मांग आपूर्ति से कहीं अधिक थी। अगली सुबह शिवगिरी वासिका का पिछला आंगन भारी तनाव से भर गया। बलभद्र और अश्वघोष अपने दर्जनों योद्धाओं के साथ वहां सवेरे सवेरे ही पहुंच गए थे। बलभद्र ने गुस्से में कहा, मेघना, अन्य 9 व्यापार संघों ने अपनी नीलामी की वस्तुएं समय पर सौंप दी हैं, परंतु तुमने अब तक कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया। इसका क्या मतलब है? तुमने एक भी वस्तु नहीं सौंपी। क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में कुछ भी नहीं जुटाया? नक्षत्र नगर के प्रभारी के रूप में तुम आखिर क्या कर रही हो? स्नेंदु ये बात और सहन नहीं कर सके। उन्होंने कहा, बलभद्र जी, क्या आपकी बातें कुछ ज्यादा कठोर नहीं हैं? कुछ बातें सोच समझ कर कही जानी चाहिए। स्नेंदु की बात खत्म होने से पहले ही बलभद्र ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, आखिर तुम हो कौन? तुम हमारे परिवार के सिर्फ एक गुलाम हो, तो कुछ भी भौंकने से पहले ये देख लो कि तुम्हारा सामने कौन खड़ा है। अश्वघोष ने भी कहा, मेघना, अगर तुम अपने कुत्तों को अनुशासन में नहीं रख सकती तो मैं खुद भी उन्हें सिखा सकता हूँ। उनका स्वर अपमानजनक और निर्दयी था। स्नेंदु का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मेघना ने शांत स्वर में कहा, बेहतर होगा कि आप लोग भी अनुशासन में रहें। मेरे लोगों को अपमानित करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी पहले ही ले चुकी हूँ, तो थोड़े कायदे में रहो। वो पूरी तरह हार मान चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार भाग दौड़ कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ये सिर्फ इन लोगों की वजह से था, यहाँ तक कि इन्होंने वेदिका की पिल्स को भी चुरा लिया था और वो अब भी उसके लोगों को अपमानित कर रहे थे। यह उसकी बर्दाश्त के बाहर था। बलभद्र ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, ओह, तुम जिम्मेदारी लोगी? चलो, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम इसे कैसे निभाओगी। अब नीलामी शुरू होने में केवल 2 घंटे बाकी थे और उनके पास प्रस्तुत करने के लिए एक भी वस्तु नहीं थी। इसका मतलब था कि जल्द ही मेघना की जगह उनकी होगी। अश्वघोष ने भी हंसते हुए कहा, मेघना, क्या तुम सच में इस स्थिति को संभालने योग्य हो? सभी व्यापार संघों ने पहले ही अपने वस्तुओं को जमा कर दिया है, लेकिन शिवगिरी संघ ने कुछ भी जमा नहीं किया। तुम पहले ही हमारी साख मिट्टी में मिला चुकी हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रही हो। बलभद्र ने कहा, भाई, जब वो कह रही है तो शायद वो इस जिम्मेदारी को निभा सकती हैं, इसलिए उसे निभाने दो। हा हा हा, ये कहकर वो जोर से हंस पड़ा। वो लोग पहले से ही जानते थे कि मेघना के पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह उसका हारना तय था। जल्द ही उसके हाथों से शिवगिरी संघ का छीन लिया जाएगा और धक्के मारकर उसे परिवार से भी बेदखल कर दिया जाएगा। उनकी इस खेल में जीत निश्चित थी। वो तो बस मेघना को परेशान करने आए थे। मेघना की आंखें गहरी हो गईं, उसका शरीर हल्का सा कांप उठा और उसने कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी? ये तुम लोगों का काम नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आंतरिक कलह ही आर्य परिवार के पतन का कारण बनेगी। देवताओं की नजरें हम पर हैं और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुमने क्या किया है। अश्वघोष ने गुस्से से घूरा और ठंडी हंसी के साथ कहा, लड़की, मुझे उपदेश देने की तुम्हारी औकात नहीं है। बलभद्र ने मेघना की ओर देखकर व्यंग्य करते हुए कहा, तो क्या तुम हार मान रही हो मेघना? उसकी हंसी में एक अजीब सी घमंड भरी चमक थी। उसने कहा, मेरी प्यारी बहना, एक बात समझ लो, प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती, परिणाम ही मायने रखते हैं, समझी? तिमरा से यह और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से में कहा, किसने कहा कि हमने हार मान ली है? हमने अब तक हार नहीं मानी है। तिमरा की आवाज पर सभी की नजरें उसकी ओर घूम गई। तिमरा ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और वो बोली, मेघना दीदी, देखना, यंग मास्टर हमें निराश नहीं करेंगे। आंगन में सारे स्पिरिचुअल पत्थर खत्म हो चुके थे। जब स्नेंदु वहां पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए थे। ये सुनकर बलभद्र और उसके साथ के बुजुर्ग उपहास से हंसने लगे। अरे, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। वो दक्षिणीय क्षेत्र का बेकार कचरा कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। ऐसा तो नहीं कि वो पहले ही भाग चुका है? अश्वघोष ने मजाक उड़ाते हुए कहा, आर्यन को मैं शुरू से ही कचरा मानता हूँ। दक्षिणी क्षेत्र के लोग किसी काम के नहीं हैं और तुम, मेघना, तुम्हारी यह हालत उसी की वजह से खराब हुई है। सच कहूँ तो मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो ना होता तो मैं तुम्हें कुचलने का मौका कभी नहीं पाता। एक अन्य बुजुर्ग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेघना, तुम्हारा वो प्यारा मित्र तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है?
क्या वो हर्षवंश परिवार और सप्तचक्र महाविद्यालय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? औरत की पैदाइश मर्दों को वश में करने के लिए होती है, लेकिन तुम मेघना, तुम उसे वश में करने के बजाय खुद उसके वश में हो चुकी हो। तीनों ने ठहाका लगाया। उनकी इस बेहुदा हंसी ने मेघना का खून खौला दिया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। स्नेंदु, वेदिका और तिम्रा के चेहरे भी गुस्से से लाल हो गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। उसी समय अचानक एक गगनभेदी आवाज ने सबको चौंका दिया। एक तीव्र डेविल ऊर्जा आसमान में लहराई। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास की हर एक चीज को कंपा दिया। आर्यन का कक्ष इस धमाके के साथ मलबे में तब्दील हो चुका था और चारों तरफ धूल का गुबार उठ गया। हा, उस मूर्ख ने खुद को ही उड़ा लिया। लगता है वो कुछ ज्यादा ही डर गया था। बलभद्र ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी जैसे उसने कोई महायुद्ध जीत लिया हो। मलबे की ओर इशारा करते हुए वो बोला, मेघना, क्या यही है तुम्हारा महाप्रतिभाशाली आर्यन? देखो, उसने तो खुद को ही उड़ा लिया। हा, कुछ बना तो नहीं सका और घर को भी राख कर दिया। हा, क्या किसी ने ऐसा मूर्ख देखा है जो भट्ठी फोड़कर घर भी फोड़ दे? ये केवल महान आर्यन कर सकता है जो हमारी प्रतिष्ठा को गिराने आया है। बलभद्र और उसके साथी ठहाके मारकर हंसने लगे। मेघना का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उनकी नहीं बल्कि आर्यन की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। आर्यन! तिम्रा और वेदिका ने भी चिंतित स्वर में पुकारा, यंग मास्टर, आर्यन। तभी मलबे से एक धीमी खांसी की आवाज आई। ख ख ख ख ख। इसे सुनकर तीनों लड़कियों ने राहत की सांस ली। जब आर्यन धीरे धीरे मलबे से बाहर निकला तो उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और वह बेहद थका हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों से वो ठीक से सोया तक ना हो। मेघना दौड़ती हुई उसके पास आई। उसने उसके कपड़ों से धूल झाड़ते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? तिम्रा ने शिकायत की, यंग मास्टर, अगली बार इतना बड़ा धमाका करने से पहले बता तो दिया करो। हम डर गए थे कि आपको कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वेदिका की आंखों में भी चिंता झलक रही थी। वो तीनों उसके लिए सच में बेहद फिक्रमंद थी। आर्यन ने शर्माते हुए कहा, मेरी इतनी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सच में ठीक हूँ। मेघना को जब पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि वो ठीक है, तब जाकर उसे राहत मिली और उसने कहा, शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। अब जब आर्यन ने पूरा घर उड़ा दिया था तो ये साफ था कि वो जो कुछ भी बना रहा था उसमें असफल हो गया था। वैसे भी मेघना को उससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आर्यन ने मेघना की उदास आंखों को देखा और हल्के से हंसते हुए कहा, दीदी, चलो नीलामी में चलते हैं। मेघना एक पल के लिए चौंक गई और फिर उसने 3 नीलामी टोकन और एक स्पेस रिंग आर्यन की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये रखो, ये नीलामी के टोकन है और इस स्पेस रिंग में 1000 धरती मणि है। तुम लोग जाओ और जो कुछ पसंद आए खरीद लेना। मुझे थोड़ा काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये देखकर बलभद्र ने चिल्लाते हुए कहा, मेघना, ये तुम क्या कर रही हो? ये 1000 धरती मणि है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मेघना उसकी ओर पलटकर गुस्से में बोली, बलभद्र, ये मेरे पैसे हैं, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, तो अपनी चोंच बंद रखो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, हम नीलामी संग्राम में कुछ खरीदने नहीं बल्कि बेचने जा रहे हैं, तो तुम ये पैसे अपने पास रख सकती हो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। बेचने? क्या बेचने? मेघना ने चौंकते हुए पूछा। यंग मास्टर, क्या आपने कोई शस्त्र बनाया है? तिम्रा ने खुश होते हुए पूछा। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कुछ बनाए तो है, लेकिन स्पिरिचुअल पत्थर थोड़े कम पड़ गए, वरना कुछ ज्यादा बना सकता था। हा, बलभद्र पेट पकड़कर हंसने लगा और बोला, लड़के, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास सफाई से झूठ बोलने की कला तो है, वरना मेघना जैसी परिपक्व लड़की यूं ही तुम्हारे बहकावे में नहीं आती। क्या कहा? कुछ बनाए है तो पर स्पिरिचुअल पत्थर कम पड़ गए? हा, क्या मजाक है? जहां तक मुझे लगता है तूने एक भी हथियार नहीं बनाया होगा। अश्वघोष ने भी कहा, बच्चू, अब तुम्हारे ऊपर एक और कर्जा बढ़ गया है, अब तुम्हें इस घर को उड़ाने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हा। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं था कि उसने कुछ भी बनाया होगा। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ बनाया है या नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? अश्वघोष ने हंसते हुए कहा, निकालो तो सही, जरा हम भी तो देखें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कचरा दिखाकर हमारी नीलामी की साख को बट्टा लगा दो। हाँ, निकालो, दिखाओ। लड़के, मुझे तो लगता है कि तुम कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। तीनों बुजुर्ग बेहद हठी स्वभाव के थे। आर्यन ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम तीनों का इस नीलामी से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम इसे नहीं देख सकते। अगर फिर भी देखना चाहते हो और ज्यादा खुजली मची है तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम तीनों को नीलामी की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर तुम जिम्मेदारी लोगे तभी मैं तुम्हें अपना सामान दिखाऊंगा। बलभद्र ने उपहास करते हुए कहा, लड़के, हमें फंसाना चाहते हो? तुम अभी बच्चे हो, तुम हमें जिम्मेदारी सौंपकर बलि का बकरा बनाना चाहते हो। हा,
सपने देखना बंद करो, अश्वघोष ने कहा। बिल्कुल सही। आर्यन का स्वर गहरा हो गया और उसने जोर से कहा, जब जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, देखने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मैं बस तुम्हें इतनी ही इज्जत दे सकता हूँ, अगर ज्यादा चाहते हो तो वो तुम झेल नहीं पाओगे। अगर मेघना ना होती तो। आर्यन बातों से नहीं लातों से काम करता। तीनों बुजुर्गों का व्यवहार उसे बेहद गुस्सा दिला रहा था। बलभद्र और अश्वघोष का चेहरा काला पड़ गया और वो गुस्से में भड़क उठे। तीसरा बुजुर्ग भी गरजते हुए बोला, लड़के, तुम्हारी यह हिम्मत, यहाँ इस तरह से बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रही? आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इस यंग मास्टर को बोलने से कोई जगह नहीं रोक सकती। हिम्मत है तो आओ और हाथ लगाकर देखो, देखते हैं कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। आर्यन के चेहरे पर गुस्से की लहरें साफ झलक रही थीं। अगर उन लोगों ने अपनी हद पार की तो आर्यन कतई भी उन्हें बख्शने वाला नहीं था। फिर भले ही वो तीनों लोग 9वें स्तर के उद्यमवीर योद्धा थे और उनके साथ योद्धाओं की फौज में भी हर कोई पहले या दूसरे स्तर का उद्यमवीर था, पर आर्यन के पास भी दानुज राक्षस और पूर्वज रुद्रदेव थे। अश्वघोष ने बाकी दोनों को रोकते हुए कहा, रहने दो, इसे अपनी बातों से जीतने दो, देखते हैं ये नीलामी में क्या करता है। वैसे भी ये दक्षिण का एक मामूली सा कचरा है, हार तो इसकी आदत में है। आर्यन की आंखों में एक तीखी चमक आई। उसने गुस्से में अश्वघोष की ओर देखते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो एक बार फिर से कहो, दक्षिणी क्षेत्र का कचरा। उसके शब्दों के साथ ही एक ठंडी और भयावह आभा ने वातावरण में नमी पैदा कर दी। अश्वघोष के भीतर तक से हरन दौड़ गई। उसका शरीर जैसे बर्फीली ठंड में सुन्न पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और व्यंग्यपूर्वक कहा, मेघना, क्या यही है वो लड़का जिसे तुमने तैयार किया है? मेघना ने चुपचाप आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने उसकी ओर पलटते हुए कहा, दीदी, क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं? ये सुनकर मेघना थोड़ी असमंजस में पड़ गई। 3 दिनों में भला वो क्या तैयार कर सकता है? अगर उसने कोई एक इमोर्टल स्तर की चीज भी तैयार कर ली होगी तो अन्य व्यापार संघ कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, उनके पास तो उच्च स्तरीय इमोर्टल शस्त्रों का जखीरा होगा। लेकिन आर्यन की आंखों में दृढ़ता देखकर उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तिम्रा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम पर विश्वास करती हूँ। वेदिका ने कहा, मैं भी। यहाँ तक कि स्नेंदु, जो कल रात आर्यन से नाराज थे, ने भी धीमी आवाज में कहा, लड़के, ये बूढ़ा भी तुम पर विश्वास करता है। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तो चलिए नीलामी में चलते हैं। और उसने मेघना को देखते हुए दृढ़ता से अपने दिल में कहा, आज मैं पूरे नक्षत्र नगर को दिखाऊंगा कि ये दक्षिणी सिंह क्या कर सकता है। बस थोड़ा इंतजार करो, सब चक्र महाविद्यालय और हर एक परिवार की नज़र बस शिवगिरी संघ पर होगी। मेघना पहले ही खुद को हर एक परिणाम सहने के लिए तैयार कर चुकी थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। जल्द ही आंगन से उन 5 का समूह बाहर निकल गया। अब वहां केवल बलभद्र, अश्वघोष और उनके लोग बचे थे। बलभद्र की आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, भाई, अब क्या करें? अश्वघोष ने हंसते हुए कहा, चलो हम भी चलते हैं, देखे तो सही ये कचरा कैसे खुद को बेइज्जत करता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मेघना की हार निश्चित है। हर्षवंश परिवार के महल में। हा, शिवगिरी संघ ने अब तक एक भी वस्तु जमा नहीं की है, तो इस नीलामी के बाद नक्षत्र नगर से उनका पत्ता कटना तय है, चंद्रधर ने हंसते हुए कहा। रत्नलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपकी दी हुई जानकारी के कारण ही संभव हो पाया है। ओह हाँ, ये रहा आपका इनाम, 3000 धरती मणि। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा रत्नकुटी संघ यंग मास्टर तन्मय के लिए एक बेहतर इमोर्टल रूट जुटाने में भी मदद करेगा। ये सौदा रत्नलाल के लिए वाकई लाभदायक था। इसके अलावा वो पहले ही हर योजना के लिए तैयार था। इस बार शिवगिरी संघ को करारी हार का सामना करना ही पड़ेगा। चंद्रधर ने फिर से हंसी भरी। उसने बड़ी आसानी से 3000 धरती मणि कमा ली थी। इनकी मदद से हर्षवंश परिवार की शक्ति तेजी से बढ़ेगी। इसी बीच हॉल के किनारे खड़ा तन्मय बाहर आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, यदि रत्नकुटी संघ हमारे हर्षवंश परिवार के साथ ऐसे ही सहयोग करता रहा तो मैं वादा करता हूं कि नक्षत्र नगर के पूरे बाजार पर सिर्फ आपके संघ का कब्जा होगा। हाँ, ये तो बस आगाज था। तन्मय की योजना और भी बड़ी थी। नक्षत्र नगर के मध्य में स्थित नीलामी भवन अपनी शान और शौकत और विशालता के लिए प्रसिद्ध था। विशाल मीनारों से सजा ये भवन ऐसा प्रतीत होता जैसे किसी स्वर्गीय महल को धरती पर उतार दिया गया हो। भवन के बाहर की दीवारें दुर्लभ क्रिस्टल से जड़ी हुई थीं, जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी रंग बिखेरती थीं, और प्रवेश द्वार पर 2 विशाल पत्थर के शेर, जो आभास देते थे कि वे कभी भी जीवित हो सकते हैं। भवन के भीतर कदम रखते ही एक विशाल हॉल का नजारा देखने को मिलता था। दीवारों पर प्राचीन चित्रकला और दिव्यता से भरे दुर्लभ खजानों के चित्र उकेरे गए थे। छत पर टंगा हुआ सुनहरा झूमर, जो हजारों कंदीलों से सुसज्जित था, पूरे हॉल में ऐसी रोशनी बिखेरता था जैसे आकाशगंगा धरती पर उतर आए हो।
गोल आकार के इस हॉल में प्रमुख व्यापार संघों के लिए ऊपरी मंजिल पर दर्जन भर निजी कक्ष थे, जिनका रुख हॉल की ओर ऐसा खुला था कि अंदर बैठे लोग अच्छे से हर एक चीज देख सकते थे। भवन की भव्यता और भीड़ के बीच आज का माहौल और भी खास था। ये दिन साधारण नीलामी का नहीं था। आज के दिन शिवगिरी संघ और अन्य व्यापार संघों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। इस नीलामी में आज सिर्फ वस्तुएं नहीं, बल्कि नाम, सम्मान और व्यापारिक संघर्ष की शक्ति भी नीलाम हो रही थी। भीड़ में सभी की नजरें शिवगिरी संघ पर टिकी थीं। लोग कयास लगा रहे थे कि मेघना और उसके शिवगिरी संघ का प्रदर्शन कैसा रहेगा। आखिर अन्य व्यापार संघ पहले ही अपनी वस्तुएं जमा कर चुके थे और प्रचार के कारण उनकी वस्तुओं की खूब चर्चा थी। जैसे ही मेघना के साथ आर्यन और बाकी लोगों ने भवन में कदम रखा, एक प्रबंधक मुस्कुराते हुए अपनी जगह से आगे बढ़ा। ये क्या हो रहा है? क्या आपका शिवगिरी संघ नीलामी में हिस्सा लेना चाहता है या नहीं? प्रबंधक ने मेघना पर चिल्लाते हुए कहा, अगर नहीं लेना है तो पहले ही बता दें। हमारे पास आपका इंतजार करने का समय नहीं है। वो नीलामी भवन का बस एक छोटा सा प्रबंधक था, पर मेघना के सामने उसके इतने अहंकारी होने का कारण ये था कि उसे खबर मिली थी कि शिवगिरी संघ की बहुमूल्य वस्तुएं लूट ली गई हैं और वो उन्हें नीलामी के लिए प्रस्तुत करने में असमर्थ है। अगर यह सच हुआ तो शिवगिरी संघ का नक्षत्र नगर में सिर उठाना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण था कि वह मेघना को भी तुच्छ समझ रहा था। मेघना ने तुरंत माफी मांगी और कहा, मैं देरी के लिए माफी चाहती हूँ। प्रबंधक ने फिर से व्यंग्य करते हुए कहा, क्या आपका शिवगिरी संघ इतना खास है? बाकी व्यापार संघ पहले ही अपनी नीलामी की वस्तुएं एक दिन पहले जमा कर चुके हैं और हमने उनके लिए प्रचार भी कर दिया है, पर आज आयोजन के दिन भी आपका सामान अभी तक जमा नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है? दूर खड़े बलभद्र और उनके साथी इस तमाशे का भरपूर मजा ले रहे थे, ये सोचते हुए कि जब वह एक छोटे से प्रबंधक को भी नहीं संभाल सकते थे तो नीलामी में क्या खाक हिस्सा लेंगे। उसी समय मेघना ने एक आत्मा पत्थर निकाला ताकि उस प्रबंधक को रिश्वत दे सके, लेकिन तभी आर्यन ने बिना कुछ कहे अपने ड्रैगन स्लेयर को उठाया और सीधे प्रबंधक की गर्दन पर रख दिया। 1,03,000 किलो की ब्लेड ने प्रबंधक के कंधे की हड्डियों को तुरंत कुचल दिया। आर्यन गुस्से से बोले, एक और शब्द कहा तो तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। ऐसे लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही था, सीधे और कठोर। प्रबंधक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, उसका शरीर कांपने लगा और वह झुक गया। ड्रैगन स्लेयर की ताकत को वह सहन नहीं कर सका। आर्यन ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, क्या अब भी कुछ बकवास करनी है? प्रबंधक ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। आर्यन ने कहा, शिवगिरी संघ की नीलामी की वस्तुएं अभी देने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो कोई उन्हें पहुंचा देगा। तुम्हारा काम सिर्फ बोलने का है, समझे? प्रबंधक ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। आर्यन ने अपनी ब्लेड वापस खींच ली और बलभद्र पर एक ठंडी नजर डालते हुए बोला, अरे, मुझे किसी की हंसी सुनाई नहीं दे रही। मैं तो उनका थोबड़ा तोड़ने की सोच रहा था, लगता है बच गए। फिर आर्यन ने मेघना से कहा, दीदी चलो। आम परिस्थितियों में नीलामी की वस्तुएं पहले ही भवन में जमा कर दी जाती थीं। फिर भवन द्वारा वस्तुओं की खूबियों के आधार पर खूब प्रचार किया जाता, जिससे वस्तुओं को लेकर सनसनी फैलती। इस तरह अधिक लोग नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आते थे। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी था। वस्तुएं ना जमा करके उनकी केवल सूची प्रदान की जाती। जब वस्तु का नंबर आता तो उसे नीचे लाकर उसका संक्षिप्त परिचय दिया जाता और नीलामी शुरू की जाती। इस तरह के हालात में वस्तुओं को ऊंचे दाम पर नीलाम करना मुश्किल हो जाता। प्रचार के अभाव में लोग वस्तु की खूबियों को समझ नहीं पाते और अगर कुछ ही पल में चीजें साफ नहीं हुई तो नीलामी असफल हो जाती। शिवगिरी संघ के लिए इस बार की नीलामी बेहद कठिन होने वाली थी। मेघना को अब भी थोड़ा भी भरोसा नहीं था। ये उसका आर्यन पर अविश्वास का सवाल नहीं था, बल्कि अन्य व्यापार संघ बहुत ताकतवर थे। चाहे आर्यन द्वारा तैयार की गई वस्तुएं कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो सिर्फ अन्य संघों के लिए मजाक पात्र होंगी। कक्ष नंबर 13, यह आपका शिवगिरी संघ का कक्ष है। प्रबंधक आर्यन की धमकी से इतना डर गया था कि वो अब किसी भी तरह की उदंता करने की हिम्मत नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वो भलीभांति जानता था कि आर्यन ने सप्तचक्र महाविद्यालय के शिष्यों तक को मारने की हिम्मत की थी, तो फिर वो नीलामी भवन के एक छोटे से प्रबंधक को छोड़ देगा, ऐसा सोचना भी मूर्खता होगी। आर्यन ने एक धरती मणि निकाली और उस प्रबंधक की ओर फेंकते हुए कहा, ये तुम्हारी बख्शिश है। अगर तुम मेरी बात को अच्छे से मंच पर समझाओगे तो तुम्हें और भी इनाम मिलेगा। और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद तुम इस नीलामी घर के पर्यवेक्षक बन जाओगे। इतना कहकर आर्यन, मेघना और अन्य लोग उस निजी कक्ष में चले गए। प्रबंधक लंबे समय तक दंग खड़ा रहा। उसने अपने हाथ में धरती मणि को देखा और थोड़ी देर पहले आर्यन की कही बातों को याद किया। पर्यवेक्षक, क्या वो मजाक कर रहा है? सभी को अच्छे व्यापारी संघों में स्थान मिला और मुझ अभागे को सबसे कमजोर शिवगिरी संघ में भेज दिया गया। लेकिन उसने अपने दांत भींचते हुए दृढ़ता से कहा, अगर वह सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्रों को मारने की हिम्मत कर सकता है तो वह और क्या नहीं कर सकता। मैं जोखिम उठाऊंगा, एक बार उसकी बात मानकर देखता हूँ।
इसके बाद वो भी जल्दी से वहां से गया और तैयारियां शुरू कर दी। साथ ही उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली और सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसी दौरान गौरांग, जो कुछ दिनों से गायब था, तेजी से निजी कक्ष नंबर 13 में घुसा और बोला, मास्टर, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। अरे, तुम तो जिंदा हो। मुझे लगा तुम कहीं किसी खाई वाई में गिरकर मछलियों का खाना बन गए हो, आर्यन ने मजाक करते हुए कहा। हालांकि वो उसके लिए थोड़ा चिंतित भी था। गौरांग ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और सीधे एक सूची निकालते हुए कहा, इन व्यापारी संघों ने नीलामी भवन को जो वस्तुएं दी है वो सभी बेहद कीमती है, पर उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीजें अंतिम क्षणों के लिए बचा कर रखी हैं। वो सभी अद्वितीय चीजें हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन व्यापारी संघों के पास इतनी कीमती चीजें आई कहाँ से। मेघना ने सूची को देखा और तुरंत उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह कुर्सी पर वापस बैठ गई और उसकी मुद्रा अत्यंत गंभीर हो गई। तिम्रा ने सूची की ओर देखते हुए कहा, इम्मोर्टल स्तर का इंद्रधनुषी फनेस, 7वें स्तर की इम्मोर्टल तलवार और यहाँ एक 5वीं श्रेणी की इम्मोर्टल रूट भी है। हे भगवान, ये चीजें कहाँ से आईं? क्या ये व्यापारी संघ इतने अमीर हैं? गौरांग ने कहा, मैंने एक बार एक नीलामी में भाग लिया था और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी भी कुछ अंतिम खजाने ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने बाहर नहीं निकाला, लेकिन निर्णायक पल में वे निश्चित रूप से पूरे दर्शकों को चौंका देंगे। ये कोई नीलामी नहीं है, ये तो युद्ध के समान है। अमृतद्वीप के 90% बाजार पर केवल 10 व्यापारी संघों का कब्जा था, जिनमें से एक शिवगिरी संघ भी था और वो 10वें स्थान पर थे। इन व्यापारी संघों के लिए नीलामी एक युद्ध का मैदान थी, एक ऐसा स्थान जहां केवल वही जीतता था जिसके पास सबसे बेहतर वस्तुएं, सबसे ऊंचा साधना स्तर और सबसे शक्तिशाली प्रभाव होता। मेघना पूरी तरह निराश हो चुकी थी, क्योंकि नीलामी की सूची में दिए गए खजानों के सामने उनकी कोई तुलना नहीं थी, और जो गुप्त खजाने व्यापारी संघों के पास थे, जो वो केवल निर्णायक समय पर पेश करते, उनके बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। मेघना उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, उसकी अब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। आर्यन एकदम शांत था, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने गौरांग की ओर देखते हुए पूछा, पहला दौर क्या है? गौरांग ने तेजी से जवाब दिया, मैंने सुना है पहला दौर औषधियों का है। औषधियों के मामले में अग्निवेश संघ, जो व्यापारी संघों में तीसरे स्थान पर है, का बहुत बड़ा दबदबा है। मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से हीरोइक श्रेणी की पिल्स जुटाई हैं। बाकी व्यापारी संघों के पास भी हीरोइक श्रेणी की पिल्स हैं, लेकिन उनकी तुलना में वो कम स्तर की है। आर्यन ने ठंडे स्वर में पूछा, हमारे पास क्या है? ये सुनकर कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। वेदिका का चेहरा लज्जा और दुख से भर गया। वह घायल थी और उसकी बनाई पिल्स मंच पर प्रदर्शित करने लायक नहीं थीं। हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो उस तरह की पिल्स नहीं बना सकी जो नीलामी में अन्य व्यापारी संघों का मुकाबला कर सकें। गौरांग के चेहरे के भाव बदल गए और उसने निराशा में कहा, अगर हमारे पास पिल्स ही नहीं हैं, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? नीलामी शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। लेकिन आर्यन ने शांत आवाज में कहा, मुकाबला होगा और पूरी शिद्दत से होगा। पिल बाजार का एक बड़ा हिस्सा थी। कई व्यापार संघों ने पिल्स के जरिए अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। शिवगिरी संघ ने भी पिल्स से ही अपनी शुरुआत की थी। अगर पिल्स की नीलामी में उनकी हार हुई तो ये शिवगिरी संघ के लिए बड़ा झटका साबित होगा। गौरांग ने हैरानी से पूछा, मुकाबला? लेकिन हमारे पास पिल्स हैं कहाँ जो मुकाबला करेंगे? मेघना ने आर्यन को देखते हुए कहा, आर्यन, वक्त बहुत कम है, और अगर हमें पिल्स मिल भी जाती हैं तो वो हीरोइक श्रेणी की पिल्स से बेहतर नहीं होंगी। वो पहले ही हार मान चुकी थी, वो तो बस केवल आर्यन के लिए यहाँ आई थी। आर्यन ने बिना समय गंवाए कहा, गौरांग, दरवाजे पर जाओ। ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आए। गौरांग ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। उसे समझ में तो कुछ नहीं आया कि आर्यन क्या करने वाला है, मगर वो आर्यन के आदेश को भी टाल नहीं सकता था। आर्यन ने वेदिका से कहा, वेदिका, क्या तुमने वो जड़ी बूटियां लाई हो जिनके बारे में मैंने कहा था? वेदिका ने सिर हिलाया, हाँ, ये सब उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां हैं। कुछ इम्मोर्टल जड़ी बूटियां भी हैं, लेकिन मैंने इन्हें पहले आजमाया है। ये बेहद अस्थिर हैं और इन्हें संभालना मुश्किल है। मेरी वर्तमान शक्ति काफी नहीं है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। फिर उसने तिम्रा की ओर मुड़कर पूछा, तिम्रा, मैंने तुमसे जो जानकारी जुटाने को कहा था उसका क्या हुआ? तिम्रा ने कहा, मैंने ध्यान दिया कि यहाँ मौजूद लोगों में से 1/3 नक्षत्र नगर के उच्च वर्गीय लोग हैं, खास तौर पर पुरुष। आर्यन ने गंभीरता से कहा, ठीक है, और फिर मेघना की ओर देखते हुए बोला, दीदी, क्या आप उस प्रबंधक को थोड़ा व्यस्त रख सकती हैं? मुझे कुछ वक्त चाहिए। मेघना ने आर्यन के आत्मविश्वास को देखकर हामी भर दी। वो भी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आर्यन के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। आर्यन ने तिम्रा की ओर इशारा किया, मेरा थोड़ा हाथ बटाना। तिम्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गई। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे?
ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। निजी कक्ष नंबर 13 में हर कोई आर्यन के आदेशों का पालन करते हुए अपने अपने काम में व्यस्त हो गया। आर्यन ने कुर्सी पर झुककर आंखें बंद कर ली और आधे मिनट से भी कम समय में खर्राटे की आवाज सुनाई देने लगी। वो सो चुका था। उसने पिछले 3 दिन और 3 रातों से एक भी पल आराम नहीं किया था और उसकी पूरी मानसिक और शारीरिक शक्ति खर्च हो चुकी थी, तो उसे कुछ आराम की जरूरत थी। शिल्प कौशल में मानसिक शक्ति बहुत जल्दी खर्च होती थी। अगर वो आराम नहीं करेगा तो इससे उसका माथा भी फट सकता था। वेदिका ने सोते हुए आर्यन को देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि तिम्रा की एक सख्त नज़र ने उसके शब्द मुंह में ही सील कर दिए। फिर वेदिका ने जल्दी ही उन इमोर्टल जड़ी बूटियों की विशेषताओं को समझने की कोशिश चालू कर दी। उनका निजी कक्ष पूरी तरह से शांत हो गया था, लेकिन इस वक्त निजी कक्ष के नीचे नीलामी शुरू हो चुकी थी। पूरा नीलामी भवन लोगों से भरा हुआ था। 10,000 से अधिक लोग आए थे। जिन लोगों को कुर्सियों पर बैठने का टोकन नहीं मिला, उन्होंने खड़े होने का टोकन खरीद लिया था। हॉल में जो लोग आगे की कतार में बैठे थे, उनके पास अत्यंत उच्च दर्जे की पहचान थी, जैसे कि नक्षत्र नगर की शाही फैमिली और उनके करीबी लोग। दूसरी कतार में भी कुलीन परिवार बैठे थे। निजी कक्ष केवल नीलामी में भाग लेने वाले उच्च स्तरीय 10 व्यापार संघों के लिए थे। इसके अलावा कुछ निजी कक्ष में बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी थीं, जैसे कि सप्तचक्र महाविद्यालय के एक मास्टर, काल महाविद्यालय के एक मास्टर, जंगली क्षेत्र के लॉर्ड और कुछ बेहद शक्तिशाली योद्धा। इनमें से अधिकांश वो लोग थे जो आधे महीने बाद होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अगर वो ऐसी वस्तुएं खरीद पाते जो उनके विकास में मदद करती, तो परीक्षा में उनकी उम्मीदें अधिक हो जाती। यही वो भीड़ थी जिस पर नीलामी भवन का ध्यान ज्यादा केंद्रित था। इसके अलावा नक्षत्र नगर के और भी छोटे मोटे परिवार और व्यापारी संघ भी दर्शकों के रूप में आए थे। अगर वे कुछ अच्छा खरीद सके तो उनके पास भी अपनी स्थिति सुधारने का एक मौका होगा। नीलामी कैसी भी हो, इस बात पर निर्भर करती थी कि वहाँ लोग कितने हैं, क्योंकि लोग ही बाजार हैं और वो ही वस्तुओं को मोल भाव करते हैं। अगर आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना है तो उनकी मांग के अनुसार वस्तुओं को प्रस्तुत करो। मंच के नीचे भीड़ उत्तेजित हो उठी। शुरू करो, समय बर्बाद मत करो, जल्दी शुरू करो। अब तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? हम इंतजार नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद नीलामी भवन के पर्यवेक्षक शरद चौहान मंच पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ आए। उनका शरीर थोड़ा भारी था और उनकी मुस्कान मित्रवत बुद्ध जैसी लग रही थी। उसके दिल में वह सोच रहा था कि आज उसे बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। इससे वह सुगंधा कुंज की कुछ महिलाओं को खरीदकर अपने साथ रख सकता था और कुछ साल तक मस्ती कर सकता था। देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं शरद चौहान यहाँ का पर्यवेक्षक हूँ। अब मैं आप सबको नीलामी प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, किसी ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या बकवास है? हमें तुम्हारी व्याख्या की जरूरत नहीं, जल्दी नीलामी शुरू करो। शरद चौहान नाराज नहीं हुआ। इसके विपरीत भीड़ की बेचैनी और शोर शराबे ने उसे अंदर ही अंदर खुशी दी। ये वही असर था जो वो चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। पहला चरण, औषधीय पिल्स। सभी संघ प्रत्येक बार औषधीय पिल्स का एक समूह प्रस्तुत करेंगे और इसे क्रम से नीलाम करेंगे, और नीलामी का क्रम होगा निम्न स्तर से उच्च स्तर तक। दूसरा चरण, स्पिरिचुअल खजाने, जो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक प्रस्तुत किए जाएंगे। तीसरा चरण, विशेष वस्तुएं। सभी प्रमुख संघ अपनी विशेष वस्तुओं को प्रस्तुत करेंगे।
ये वो चरण है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। मुझे पूरा विश्वास है कि 10 प्रमुख संघ कुछ अप्रत्याशित और दुर्लभ खजाने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब आइए स्वागत करें नीलामीकर्ता, हमारे नीलामी भवन के अध्यक्ष धनराज जी का। अध्यक्ष धनराज जी मंच पर आए और फिर कुछ शब्द कहने के बाद अपने निजी कक्ष में बैठ गए। उसके बाद शरद चौहान ने एक बार फिर से मंच पर कमान संभाली और नीलामी की शुरुआत की। इस बीच निजी कक्ष नंबर 13 के बाहर बहस की तीखी आवाजें आ रही थीं। मैंने आप पर भरोसा किया था, मैंने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक भी पिल तक नहीं निकाली। अब मैं सबको क्या जवाब दूं? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कृपया मेरे साथ ऐसा मजाक ना करो। ये उस प्रबंधक के शब्द थे जिसे शिवगिरी संघ के लिए रखा गया था। उसने अपने 1000 आत्मा पत्थर खर्च करके शिवगिरी संघ की पिल्स को आखिर में पेश करने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन उनकी पिल्स का अब तक कोई अता पता नहीं था। नीलामी शुरू हो चुकी थी और उनकी पिल्स अब तक नहीं आई थीं। उसका चिंतित होना तो बनता था। अचानक कक्ष के भीतर आर्यन ने अपनी आंखें खोली और वेदिका से पूछा, मैं कितनी देर तक सोता रहा? तिम्रा ने धीरे से कहा, लगभग आधे घंटे। नीलामी शुरू हो चुकी है। अगर अब भी हमने औषधीय पिल्स नहीं प्रस्तुत की तो शिवगिरी संघ। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसकी बात के पीछे की चिंता साफ झलक रही थी। आर्यन का मन भारी हो गया। फिर उसने जल्दी से खुद को शांत किया और अपना ध्यान केंद्रित किया। नील ड्रैगन फनेस, उसके विचार जैसे ही नील ड्रैगन फनेस से जुड़े, उसने कहा, नील ड्रैगन पूर्वज, मुझे नहीं पता कि आप मेरी सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन इस समय मामला बहुत गंभीर है। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है, तो अगर आप मुझे अब भी अपना स्वामी मानते हैं तो अपनी पूरी शक्ति से मेरी मदद करें। नीला ड्रैगन पूर्वज अब भी उसकी स्पेस रिंग में रखे छोटे नील ड्रैगन फनेस में थे। हालांकि वो पहले ही आर्यन से कह चुके थे कि वो जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक आर्यन फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र नहीं ढूंढ लेता। लेकिन अब आर्यन की पुकार पर वो भी खुद को रोक नहीं सके। आर्यन उनका स्वामी था और उनका दायित्व था कि वो इस संकट में उसका साथ दें। इसके बाद नील ड्रैगन फनेस से एक तेज नीली रोशनी निकली और वातावरण में फैल गई। वेदिका की आंखें अचानक बड़ी हो गईं जब उसने नील ड्रैगन फनेस को अपने सामने देखा। उसे अच्छे से याद था कि आर्यन ने नील ड्रैगन फनेस को अर्कराज कुल को वापस सौंप दिया था, तो फिर ये क्या था? जल्दी करो। आर्यन ने उसे कुछ और सोचने का समय नहीं दिया। उसकी आवाज में ऐसा आदेश था मानो पल भर की देरी सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। वेदिका ने तुरंत एक जड़ी बूटियों को उठाया और आर्यन के हाथ में थमाते हुए बोली, ये युग्मगंधा है, इसकी ऊर्जा बेहद प्रबल होती है, इसे जल तत्व वाली जड़ी बूटियों के संतुलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये उच्च श्रेणी की जड़ी बूटी है, विवरण देने की जरूरत नहीं है, बस तेजी से पकड़ाती जाओ, आर्यन ने कहा। अब वेदिका ने विवरण छोड़कर केवल जड़ी बूटियों का नाम बताया और उसे तेजी से पकड़ाने लगी। लेकिन आर्यन को और भी अधिक जल्दी थी। जल्दी जल्दी जल्दी, उसकी आवाज गूंज उठी। तिम्रा ये सब देखकर अवाक थी। आर्यन एक हाथ से फनेस को काबू कर रहा था और दूसरे हाथ से जड़ी बूटियां ले रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई सामान्य व्यक्ति उसकी हरकतें देख भी नहीं सकता था। हालांकि फनेस से कोई ऊर्जा नहीं निकल रही थी। यही बात आर्यन ने अर्कराज कुल में कही थी, सच्ची औषधि वो है जिसकी सारी ऊर्जा औषधि में समाहित हो, ना कि बाहर महसूस हो। दूसरी तरफ मंच पर शरद चौहान ने कहा, चलिए अब बारी है अग्निवेश संघ की। जैसी ही उसकी आवाज थमी, एक युवा प्रबंधक मंच पर आया और उसके पीछे भवन की एक नौकरानी हाथ में बड़ी सी थाल लिए हुए चल रही थी, जो एक लाल कपड़े से ढकी थी। प्रबंधक ने थाल से कपड़ा हटाया और अग्निवेश संघ की ओर से उनकी पिल्स प्रस्तुत की। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये पोलर फ्लेम पिल्स का एक पूरा सेट है और यह सभी हीरोइक श्रेणी की पिल्स है। इनमें सबसे निचले दर्जे की पिल 3रे स्तर की हीरोइक श्रेणी पिल है और जबकि सबसे उच्च दर्जे की पिल 7वें स्तर की हीरोइक श्रेणी पिल है। इतना ही नहीं, ये एक खास रसाचार्य स्तर के हकीम द्वारा बनाई गई है, तो आप इनकी गुणवत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सुनकर हॉल में भीड़ के बीच हलचल मच गई। क्या 7वीं श्रेणी की हीरोइक पिल्स शुरुआत में ही? अग्निवेश संघ सच में कमाल का है। अरे यूं ही उन्हें पिल्स का बादशाह नहीं कहते बाजार में। अग्निवेश संघ वाकई बड़ा नाम है। लगता है कि वो इस बार भी शिवगिरी संघ को कोई मौका नहीं देना चाहते। अग्निवेश संघ की पिल्स हमेशा से श्रेष्ठ मानी जाती रही हैं। इस बार की औषधि नीलामी भी उनके नाम होगी। इसके तुरंत बाद बोली लगने की आवाजें तेजी से उठने लगीं। 100 आत्मा पत्थर, 150 आत्मा पत्थर, 200 आत्मा पत्थर, 500 आत्मा पत्थर। एक आत्मा पत्थर की कीमत 1 लाख सोने के सिक्के थी, यानी यह बोली पहले ही 5 करोड़ सोने के सिक्कों के पार पहुंच चुकी थी। अंततः ये पिल्स का सेट 750 आत्मा पत्थरों में नीलाम हुआ। यह अब तक की सबसे अधिक कीमत थी। शरद चौहान ने एक बार फिर से घोषणा की, अब बारी है रत्नकुटी संघ की, कृपया मंच पर आइए। इसके बाद रत्नकुटी संघ की ओर से आने वाले प्रबंधक ने बताया, ये शत्रुनाशक पिल्स का सेट है।
इसमें पूरी 1 दर्जन पिल्स हैं। सबसे निचले दर्जे की पिल 5वें स्तर की हीरोइक श्रेणी पिल है और सबसे उच्च दर्जे की पिल 9वें स्तर की हीरोइक श्रेणी पिल है। तो बोली की शुरुआत 200 आत्मा पत्थरों से होगी। प्रबंधक की आवाज़ सुनकर फिर से हॉल में हंगामा मच गया। शत्रुनाशक पिल्स वो औषधि थी जो साधक की चेतना के सागर को बढ़ा सकती थी। इसे बनाना अत्यंत मुश्किल था और इसका 9वें स्तर की हीरोइक श्रेणी की पिल होना इसे और भी अनमोल बना देता था। एक बार फिर हॉल में बोली लगने का दौर शुरू हो गया और इस बार यह और भी तीव्र था। रत्नकुटी संघ के निजी कक्ष में रत्नलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार न सिर्फ हम शिवगिरी संघ को पूरी तरह परास्त करेंगे बल्कि नक्षत्र नगर की औषधि बाजार पर भी अपना एकाधिकार स्थापित करेंगे। कोई भी इस जंग में हमें टक्कर नहीं दे सकता। हा हा हा। उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। वहीं दूसरी ओर हॉल में बोली लग रही थी। 700 आत्मा पत्थर, 710 आत्मा पत्थर, 760 आत्मा पत्थर, 900 आत्मा पत्थर और अब यह मेरी हुई, एक युवक ने खड़े होते हुए कहा। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी पूरे हॉल में सन्नाटा फैल गया। कोई भी उन पिल्स के लिए इससे अधिक बोली नहीं लगाना चाहता था। रत्नलाल ने हंसते हुए कहा, 900 आत्मा पत्थर, हा, ये तो बस शुरुआत है। रत्नकुटी संघ को जीतता हुआ देखकर अग्निवेश संघ के अध्यक्ष का चेहरा काला पड़ गया। ये साफ था कि इस बार की पिल्स नीलामी उनके नाम नहीं थी। रत्नकुटी संघ ने उन्हें केवल हराया ही बल्कि पूरी तरह से कुचल दिया था। इसके बाद और भी व्यापार संघों ने अपनी पिल्स प्रस्तुत की, पर कोई भी रत्नकुटी संघ को टक्कर नहीं दे सका। वो सभी इस चरण में हार चुके थे। अंततः शरद चौहान ने घोषणा की, अब शिवगिरी संघ की बारी है, कृपया मंच पर आइए। फिर वो हंसते हुए बोला, इस बार शिवगिरी संघ ने कुछ भी जमा नहीं किया है। ऐसा लगता है कि शिवगिरी संघ आज कुछ अद्भुत प्रस्तुत करने वाला है। लेकिन तभी हॉल में से कोई व्यंग्यपूर्वक बोला, अद्भुत नहीं, उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुना है कि शिवगिरी संघ की सारी चीजें लूट ली गई हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। हाँ, मैंने भी सुना है। मेघना पिछले कई दिनों से हर जगह चीजें उधार मांग रही हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इस बार वे खाली हाथ आए हैं। शिवगिरी संघ, नक्षत्र नगर से बाहर निकल जाओ। अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वे हमें मूर्ख बना रहे हैं? मंच के नीचे ये चर्चा जैसे गर्म हो गई। शिवगिरी संघ के सामान लूटने की बात पहले एक अफवाह की तरह थी, लेकिन अब ये पुख्ता हो गई। बलभद्र ने अपने लोगों की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम में से किसी ने यह बात बाहर कही? सभी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बलभद्र मुस्कुराया और कहा, फर्क नहीं पड़ता, चाहे कहा हो या नहीं, मैं तो अब ये देखना चाहता हूँ कि मेघना क्या करेगी। वो पहले ही अपना सारा सामान खो चुकी है, तो वो बेचारी कुछ नहीं दिखा पाएगी। हा, रत्नलाल ने अपनी जीत पर हंसते हुए कहा, शिवगिरी संघ, हा, आज के बाद नक्षत्र नगर में उनका नामो निशान मिट जाएगा। तन्मय ने भी ठंडी हंसी के साथ कहा, आर्यन, क्या यही तुम्हारा सहारा है? मैंने केवल एक छोटा सा खेल खेला और शिवगिरी संघ को पल भर में दिवालिया कर दिया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे साथ नक्षत्र नगर में मुकाबला कर सको। हर कोई शिवगिरी संघ के ऊपर हंस रहा था। हंसते भी क्यों नहीं, आखिर वो शीर्ष 10 व्यापारी संघों में से एक थे और अब जब वो इस नीलामी में हार जाएंगे तो यह उनके पास अपने व्यापार को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का मौका होगा। मेघना, जो कक्ष के बाहर खड़ी थी, स्तब्ध थी। वह कुछ भी बोलने में असमर्थ थी। शिवगिरी संघ का प्रबंधक नियमता भी अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और बड़बड़ाने लगा, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने क्यों इन पर भरोसा किया? मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। उसका दिल मानो चकनाचूर हो गया। 3 धरती मणियों का निवेश करके उसने शिवगिरी संघ के साथ जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। मंच पर शरद चौहान ने अपनी चित परिचित मुस्कान को बनाए रखा और शांत स्वर में बोला, शिवगिरी संघ, यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो कृपया मंच पर आएं। अगर आप अभी बाहर नहीं आते हैं तो मजबूरन मुझे आपको इस नीलामी से बाहर करना पड़ेगा। जैसे ही शरद चौहान की चेतावनी गूंजी, आर्यन ने अपने कक्ष का दरवाजा खोला और बाहर खड़े गौरांग से कहा, ये लो, तुम मंच पर जाओ। ये पूरी 5 पिल है और ये सिंहतेज पिल नाम से जानी जाती है। इन्हें खाकर कोई भी एक ड्रैगन की तरह गर्मजोशी और शक्ति पा सकता है। बस इतना ही कहना और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। गौरांग तुरंत समझ गया और खुश होकर बोला, क्या बात है मास्टर, ये पिल्स, ये तो निश्चित रूप से नशे जैसी होंगी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जैसे प्रबंधक का पुनर्जन्म हो गया। उसे पिल के उपयोगी होने या ना होने से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपनी 3 धरती मणियों को डूबने से रोकना था। रुको, हम आ गए, हम आ गए। शरद चौहान लगभग शिवगिरी संघ की पात्रता को रद्द करने की घोषणा करने ही वाला था कि उन्हें आते देख उसने तुरंत कहा, जल्दी से मंच पर आओ। जो लोग अभी अभी शिवगिरी संघ का मजाक उड़ा रहे थे वो सभी हक्के बक्के रह गए। शरद चौहान ने गौरांग के हाथ में पकड़ी पिल्स को देखा जो अब भी गर्म धुआं छोड़ रही थी और दिल में सोचने लगा, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें अभी बनाया गया हो, लेकिन इन पिल्स में आध्यात्मिक सुगंध की कोई झलक नहीं है।
ये निश्चित रूप से बेकार पिल या शायद एक कचरा पिल है। ये सोचकर शरद चौहान ने रुचि खो दी और अनबने मन से कहा, तो अपनी पिल्स का परिचय दो। गौरांग ने उसके हाव भाव की परवाह नहीं की और ऊंची आवाज में बोला, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये सिंथेस पिल्स है, इन्हें खाने से तुम एक ड्रैगन की तरह ताकतवर हो जाओगे। एक रात में 8 महिलाओं को खुश करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और इतना ही नहीं, गौरांग ने आगे कहा, जिन लोगों के पास अग्नि तत्व की शक्ति है, ध्यान दें, इस पिल की मदद से आपकी शक्तियां भी बढ़ सकती है, तुम्हारे स्तर को बिजली की गति से बढ़ा सकती है। उसकी बात खत्म होने के बाद भी हॉल में सन्नाटा छाया रहा, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तभी शिवांश परिवार के मुखिया शानकांत के पास खड़े एक युवा लड़के ने खड़े होकर व्यंग्य से हंसते हुए कहा, गौरांग, तुमने हमारे शिवांश परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। नीलामी में भला यौवन वर्धक पिल कौन मूर्ख प्रस्तुत करता है? हा हा हा। इसके बाद पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी। हा हा हा, ये गौरांग तो बड़ा मजेदार है, एक कामोत्तेजक पिल को नीलामी में लाना। शिवगिरी संघ अब सड़क पर नकली चमत्कारी दवाएं बेचने वाले ठगों की तरह हो गया है। चले जाओ यहाँ से, तुम समझते क्या हो इस जगह को? हर कोई जोर जोर से हंस रहा था। शिवांश परिवार के लोग भी हंस रहे थे। शानकांत और योगेश के चेहरों पर चौड़ी मुस्कान थी। हर्षवंश परिवार के लोग भी हंस रहे थे। चंद्रधर और तन्मय मुस्कुरा रहे थे। आर्य परिवार के लोग और अश्वघोष और बलभद्र भी हंस रहे थे। रत्नकुटी संघ के लोग भी हंस रहे थे। अन्य संघों के लोग भी गौरांग और शिवगिरी संघ पर हंस रहे थे। नीलामी संग्राम जैसे बड़े आयोजन में कामोत्तेजक पिल लाना शिवगिरी संघ का सम्मान और प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाने के लिए काफी था। मेघना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल निराशा से भर गया। उसके लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, उसे सारी जिम्मेदारी खुद उठानी थी। शायद इस जीवन में वो फिर से खड़ी नहीं हो पाएगी। तिमरा चिंतित होकर बोली, यंग मास्टर, अब हम क्या करें? ये नक्षत्र नगर की सबसे बड़ी नीलामी है, ऐसी पिल यहाँ कैसे? आर्यन ने अपने निजी कक्ष से ही शांत भाव से बाहर की ओर रुख किया और गौरांग के चेहरे के गंभीर भाव को देखकर जोर से बोला, गौरांग, इसे निगल लो और उन्हें दिखा दो। वो हंसना चाहते हैं तो उनके चेहरों पर जोर का तमाचा मारो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर किसी ने उसे साफ सुना था। आवाज सुनते ही पूरे हॉल में खामोशी छा गई। तभी शिवांश परिवार के उसी युवक ने फिर से खड़े होते हुए कहा, दक्षिणीय क्षेत्र के कचरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत की नीलामी भवन में ऊंची आवाज में बात करो, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? ये जगह तुम जैसे कचरों के लिए नहीं है। और तुमने अभी क्या कहा? हमारे चेहरों पर तमाचा। कौन हो तुम? अगर हिम्मत है तो नीचे आओ, देखता हूँ कैसे बचते हो। शानकांत ने भी हंसते हुए कहा, गौरांग, तुम सच में एक मूर्ख सुअर हो। तुम्हारे पास कोई दिमाग ही नहीं है। तुम इस दक्षिणी क्षेत्र के लड़के के पीछे पीछे चल रहे हो। इसके बाद फिर से जोर जोर से हंसी गूंज उठी। दक्षिणी तरंग महाद्वीप को हमेशा से कमजोरों का अड्डा समझा जाता था और सिंह परिवार के पतन के बाद तो उनकी औकात कचरों से बदतर हो गई थी। हालांकि आर्यन के चेहरे के भाव नहीं बदले। वो एकदम शांत रहा और गौरांग की ओर देखते हुए बोला, गौरांग, मुझ पर भरोसा करो। गौरांग ने बिना कुछ कहे एक पिल उठाए और उसे तुरंत निगल लिया। योगेश ने हंसते हुए कहा, गौरांग, जो ये कहेगा क्या तुम वही करोगे? अगर ये कहे कि गंदगी खा लो तो क्या खा लोगे? हा हा हा, क्या मूर्ख सुअर है। तभी गौरांग की आंखें चमकने लगी और उसका शरीर गर्म होने लगा। वह तुरंत पैर मोड़कर बैठ गया। उसकी देह में प्रबल ऊर्जा का प्रवाह होने लगा था, जो उसकी हर नस और हड्डी में दौड़ रहा था। सबसे खास बात यह थी कि उसके शरीर में मौजूद अभेद्य रक्षक शक्ति से भी ऊर्जा की तरंगें उठ रही थीं, जो धीरे धीरे विकराल रूप ले रही थी। अचानक उसकी अभेद्य शक्ति में एक तेज धमाका हुआ और गौरांग के शरीर को एक हल्की पीली रोशनी ने पूरी तरह से ढक लिया। इसके बाद एक बार फिर से धमाका हुआ और उस हल्की पीली रोशनी पर एक और रोशनी की परत चढ़ गई। फिर से धमाका हुआ और फिर से वो रोशनी की परत चढ़ गई। लगातार 3 धमाके और 3 रोशनी की परतों को देख हॉल में हलचल मच गई। इसका मतलब था कि गौरांग की अभेद्य शक्ति तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। ये बस इतने पर ही नहीं रुका। गौरांग के शरीर की शक्ति अचानक से बढ़ने लगी और इतनी अधिक बढ़ गई कि एक बार फिर से तेज धमाका हुआ। हालांकि इस बार उसके शरीर से ऊपर की ओर एक तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे हॉल को हिलाकर रख दिया। इसके बाद एक बार फिर से धमाका हुआ और गौरांग के शरीर से निकली रोशनी और प्रबल हो गई, यहाँ तक कि भवन की छत में लगा एक झूमर नीचे टूटकर गिर गया। पूरे नीलामी हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई गौरांग को फटी आंखों से देखता रह गया। तभी आगे की कतार में बैठा सप्तचर्क महाविद्यालय का एक बूढ़ा मास्टर जल्दी से मंच पर चढ़ा और हंसते हुए बोला, ये इस लड़के ने अपनी मूल शक्ति को तीसरे स्तर पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और इसकी शक्तियों में भी 2 स्तर की बढ़ोतरी हुई है। वास्तव में ये चमत्कार से कम नहीं था कि एक पिल की मदद से गौरांग ब्रेक थ्रू करके एक आत्मवीर से उद्यमवीर बन गया था, और वो भी सीधे दूसरे स्तर का।
बस इतना ही नहीं, उसकी अभेद्य रक्षा शक्ति यानी कि मूल शक्ति भी जागृत हो चुकी थी। सबसे जरूरी बात तो ये थी कि उसने इसे केवल जागृत ही नहीं किया, बल्कि ये तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी। गौरांग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जोश में उठ खड़ा हुआ। निजी कक्ष की खिड़की पर खड़े आर्यन की ओर देखते हुए वो जोश में चिल्लाया, मास्टर मास्टर, मैंने ब्रेक थ्रू किया है, मैंने ब्रेक थ्रू किया है। हा हा हा। वो इस समय कितना खुश था, उसके अलावा शायद ही कोई समझ सकता था। बहुत से लोगों का ख्वाब होता है एक उद्यमवीर बनना, जिसके लिए वह दशकों तक मेहनत करते हैं और तब भी शायद ही इसे हासिल कर पाते हैं। लेकिन गौरांग ने इस स्तर को बस एक पिल की मदद से हासिल कर लिया था। ये वास्तव में चमत्कार नहीं था तो क्या था? इस क्षण पूरा हॉल स्तब्ध था। सभी की आंखें गौरांग पर टिकी थीं, जो मंच के बीचों बीच खड़ा था। उन सभी के चेहरों पर मूर्खों वाले भाव थे। और तभी सप्तचक्र महाविद्यालय का वह मास्टर तेजी से गौरांग के पास पहुंचा। उसने गौरांग से अनुमति लिए बिना ही एक पिल उठाए और अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगा। कुछ ही पलों में उसका चेहरा गंभीर हो गया और आंखों में चमक आ गई। उसने पूरे उत्साह से कहा, अद्वितीय, अद्वितीय, ये 5वें स्तर की सुप्रीम श्रेणी की पिल है। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, पूरा हॉल गड़गड़ाहट में बदल गया। सभी दर्शक मंत्रमुग्ध थे। आखिर वो बुरा आदमी सप्तचक्र महाविद्यालय का एक अंदरूनी मास्टर था, तो उसके कहे गए शब्दों को गलत ठहराने की कौन हिम्मत कर सकता था? बूढ़े मास्टर ने गौरांग की ओर देखा और कहा, तुम्हारी मूल शक्ति तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारा शक्ति स्तर भी उद्यमवीर के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। बच्चे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश की विशेष अनुमति दे सकता हूं। सप्तचक्र महाविद्यालय में विशेष प्रवेश, ये कोई पैसों से खरीदी जाने वाली जगह नहीं थी। हाँ, गौरांग को पहले मिलने वाली विशेष जगह खरीदी गई थी। ये सिर्फ उसके दादाजी त्रिशनेश के अच्छे संबंधों के कारण था। लेकिन इस बार उसे खुद सप्तचक्र महाविद्यालय के एक मास्टर ने निमंत्रण दिया था, और वो भी इतने बड़े आयोजन में। वास्तव में यह अविश्वसनीय था। हॉल में हर कोई गौरांग की तारीफ करने लगा। और तभी आर्यन ने खिड़की के पास खड़े होकर गहरी आवाज में हंसते हुए कहा, अरे चंद्रधर, क्या हुआ? मैं तुम्हारी हंसी नहीं सुन पा रहा हूँ। अरे शानकांत, तुम भी नहीं हंस रहे? तुम सब लोगों को क्या सांप सूंघ गया है? एक बार फिर से हंसो, और जोर से हंसो। हा हा हा। ओह हाँ, मैंने तो 9 संघों के लोगों की हंसी भी सुनी थी, तो अब क्या तुम लोगों ने भी जुलाब सूंघ लिया है? हंसो, और जोर से हंसो। मेरी हंसी उड़ाओ, दक्षिणी क्षेत्र की हंसी उड़ाओ। हा हा हा। शिवगिरी संघ की हंसी उड़ाओ। हा हा हा। आर्यन की आवाज जैसे तेज थप्पड़ों की गूंज थी, जो हर दिशा में गूंज रही थी। ये थप्पड़ चेहरे पर मारने जैसे थे। उसने उन सभी को शर्मिंदा कर दिया जो थोड़ी देर पहले उनका मजाक उड़ा रहे थे। शिवांश परिवार, हंसवश परिवार, रत्नकुटी संघ, बलभद्र, अश्वघोष और वो सभी लोग जो उन पर हंस रहे थे, सब शब्दहीन थे। उनके पास आर्यन को जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा था। सबसे ज्यादा चोट तो शिवांश परिवार को पहुंची थी। उन सब का चेहरा देखने लायक था। शानकांत भी गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उनके परिवार का कोई भी सदस्य सप्तचक्र महाविद्यालय में खुद से विशेष प्रवेश के योग्य नहीं हुआ था। लेकिन अब गौरांग, जिसे उन्होंने अपने परिवार से त्याग दिया था, को ये सम्मान मिला। गौरांग की आंखें चमक रही थीं। उसने खिड़की के पास खड़े आर्यन की ओर देखा और सप्तचक्र महाविद्यालय के मास्टर से कहा, मैं सप्तचक्र महाविद्यालय में जरूर जाऊंगा, लेकिन विशेष प्रवेश के आधार पर नहीं, बल्कि मैं अपनी योग्यता से प्रवेश लूंगा। मैं अपनी शक्ति से सब कुछ साबित करूंगा। गौरांग ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उससे महान कोई नहीं है। ये शिवांश परिवार के चेहरे पर एक और थप्पड़ जैसा था। बूढ़े मास्टर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें सप्तचक्र महाविद्यालय में देखने के लिए उत्सुक रहूंगा। उनका दिल बेहद उत्तेजना से धड़क रहा था। वो इतना उत्साहित थे कि भूल चुके थे कि यह एक नीलामी है। एक पिल की मदद से एक साथ 2 स्तर पार करना, ये सफलता इतनी अद्भुत थी कि इसकी महत्ता हर दिशा में गूंज उठी। जल्द ही सिंहतेज पिल पूरे हॉल में चर्चा का विषय बन गई। इतना ही नहीं, ये पिल मर्दाना ताकत को भी कई गुना बढ़ा सकती थी। ये सचमुच अद्भुत थी। गौरांग ने फिर ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, ये केवल 4 पिल्स है और इनकी शुरुआती कीमत होगी 400 आत्मा पत्थर। इससे पहले कि गौरांग अपनी बात खत्म कर पाता, भीड़ में से कोई तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मैं 3 धरती मणि की बोली लगाता हूँ। 3 धरती मणियों का मतलब था 3000 आत्मा पत्थर और 30 करोड़ सोने के सिक्के। ये कीमत वास्तव में आसमान छू रही थी। इतने पैसों से कई परिवार सदियों तक अपना गुजारा कर सकते थे। जहां पहले बोली आत्मा पत्थरों में लग रही थी, अब ये सीधे धरती मणि पर पहुंच गई थी। और केवल इतना ही नहीं, इसने एक ही बार में 900 आत्मा पत्थरों की सबसे ऊंची बोली, जो रत्नकुटी संघ की पिल्स के लिए लगाई थी, को तिगुनी बोली के साथ मात दे दी थी। ये बोली यही नहीं रुकी। एक और व्यक्ति खड़ा होते हुए बोला, मैं 5 धरती मणि की बोली लगाता हूँ। फिर कोई चिल्लाया, 8। तभी भीड़ में से एक भारी पेट वाले व्यक्ति ने खड़े होकर गुस्से में कहा, मैं 15 धरती मणि लगाता हूँ।
जो कोई मुझसे मुकाबला करेगा मैं उससे अंत तक भिड़ूंगा, पर इन पिल्स को मैं ही लेकर रहूंगा। इस व्यक्ति को सिंथेज पिल चाहिए थी, लेकिन यह ना तो उसकी साधना के लिए थी, ना ही उसकी शक्तियों के लिए थी। उसे इनकी जरूरत केवल इस पिल के अद्भुत प्रभाव के लिए थी, जो उसे बिस्तर पर अजेय बना देती। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। भवन का अध्यक्ष धनराज इतना उत्साहित था कि लगभग उसके हाथ कांप रहे थे। ये नीलामी अब एक बड़े स्तर पर पहुंच चुकी थी। इससे पहले कभी भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला था। ये पहली बार था जब नीलामी के पहले दौर में ही धरती मणि का उपयोग किया गया था, और वो भी 15 धरती मणियों की बोली। उधर मंच पर खड़ा शरद चौहान भी उत्साहित होकर बोला, 15 धरती मणि 1, 15 धरती मणि 2, 15 धरती मणि 3, बिक गया। शरद चौहान ने चिल्लाते हुए कहा, पहले दौर में शिवगिरी संघ के अद्भुत प्रदर्शन ने नया इतिहास रचा है। निजी कक्ष नंबर 13। तिमरा ने एक लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे उसने कई मिनटों तक सांस नहीं ली थी। उसका दिमाग सांस की कमी से चकरा रहा था। आर्यन की ओर देखते हुए वह खुशी से उछल पड़ी। यंग मास्टर महान है, यंग मास्टर आप अजेय हैं। वेदिका ने भी आर्यन की ओर देखा। वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया और अपने मन में कहा, यह अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुका है, मुझे और मेहनत करनी होगी। वास्तव में ये सुधार आर्यन का नहीं था, ये नील ड्रैगन का कमाल था। आर्यन ने मन ही मन कहा, नील ड्रैगन पूर्वज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्र तभी एक गगनभेदी ड्रैगन की गर्जना फने से निकलकर आर्यन की चेतना में गूंज उठी। इस दौरान मेघना ने अपने कानों को ढक लिया था। उसे पता ही नहीं था कि हॉल में क्या हो रहा है। तभी उनका प्रबंधक नियमता बिजली की गति से भागता हुआ आया, जैसे कोई दुश्मन उसका पीछा कर रहा हो। उसने मेघना की ओर देखा और फिर जोर से चिल्लाया, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए, हा हा हा, पहले दौर में ही चमत्कार हो गया। 15 धरती मणि की बोली। यहाँ तक कि एक 9वें स्तर की हीरोइक पिल भी इतनी ऊंची कीमत नहीं पा सकती, हा हा हा। यंग मास्टर आर्यन ने तो 5वें स्तर की सुप्रीम श्रेणी की पिल दिखाकर सबका मुंह बंद कर दिया। उनके चेहरे देखने लायक थे। ये सब सुनकर मेघना विस्मय में थी। उसने नियमता से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? नियमता ने उत्तेजना भरे स्वर में कहा, मैं कह रहा हूं कि शिवगिरी संघ ने अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है। पहले ही दौर में 15 धरती मणि की ऊंची कीमत ने नीलामी में एक नया इतिहास रचा है। अद्भुत। नियमता ने ऐसा होने की उम्मीद अपने सपने में भी नहीं की थी। वो इस समय इतना खुश था कि उसका शरीर लगभग कांप रहा था। भला होता भी क्यों नहीं, उसने एक दांव खेलकर पूरी 3 धरती मणियों का मुनाफा कमाया था। गौरांग अपने 250 किलो के शरीर के साथ तेजी से दौड़ते हुए आया और बोला, मेघना बहन, पहला दौर हमने पूरी तरह से जीत लिया, हा हा हा। अद्भुत, ये तो बेहद शानदार था। गौरांग बेहद खुश था, खासकर जब उसने शानकांत और युवेश के निराशा से भरे चेहरे देखे। इतना ही नहीं, सप्तचक्र महाविद्यालय के एक मास्टर ने तो मुझे विशेष प्रवेश देने की बात भी कही। वह जानना चाहते हैं कि सिंथेज पिल किसने बनाए। गौरांग अच्छे से जानता था कि ये आर्यन द्वारा बनाई गई है, लेकिन वो बिना आर्यन की अनुमति के किसी को उसका नाम नहीं बता सकता था। मेघना के चेहरे पर और हैरानी छा गई। वो अब भी थोड़ी उलझन में थी। फिर उसने दरवाजा खोला और कक्ष में मौजूद आर्यन और बाकी दोनों पर नजर डाली। तिमरा ने तुरंत उछलते हुए कहा, मेघना दी, हमने पहला दौर जीत लिया, हा हा हा। लेकिन मेघना की नजरें आर्यन पर टिकी थीं। उसकी आंखें नम हो गईं और आंसू बहने लगे। उसके आंसू देखकर आर्यन के दिल में एक सुई सी चुभी और उसने कहा, दीदी। लेकिन उसकी बात गौरांग ने काट दी। मास्टर, सप्तचक्र महाविद्यालय का एक मास्टर आपसे मिलना चाहता है। आर्यन ने गंभीरता से पूछा, क्या तुमने उसे बताया कि यह पिल मैंने बनाई है? गौरांग ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन वह जानता है कि सिंथेज पिल अभी अभी बनाई गई है। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं मिलूंगा। सप्तचक्र महाविद्यालय का मास्टर है तो क्या हुआ? वो कौन सी महान हस्ती है? ये कहते हुए आर्यन की आंखों में कठोरता झलक रही थी। उसे उस मास्टर की याद आ गई जिसने शानकांत के साथ मिलकर गौरांग का नाम विशेष प्रवेश सूची से हटा दिया था। ऐसे ही एक मास्टर ने मेघना से 5000 धरती मणि की मांग की थी। इन सब के चलते सप्तचक्र महाविद्यालय के मास्टरों से आर्यन को गहरी नफरत हो गई थी। हा हा हा, मास्टर आप सचमुच कमाल के हैं, गौरांग ने हंसते हुए कहा। उसकी मूल शक्ति जागृत होकर तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी और वो अब एक दूसरे स्तर का उद्यमवीर योद्धा भी बन गया था। इतना सब कुछ उसने आर्यन की बदौलत ही पाया। वो अब पूरे दिल से आर्यन से प्रभावित था। उसी समय आर्यन के दिमाग में एक आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने 5वें वॉर गॉड को साथी बनाने का मिशन पूरा कर लिया है। आर्यन के मन में मुस्कान तैर गई। 5वां वॉर गॉड, एक अभेद्य रक्षक शक्ति वाला वॉर गॉड भी मेरा हुआ। वहीं हॉल में बलभद्र अपनी कुर्सी पर तिलमिलाते हुए चिल्लाया, यह असंभव है। मेघना के पास इतनी उच्च गुणवत्ता की पिल कहां से आए? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
भविष्य में केवल सिंहतेज पिल ही शिवगिरी संघ का नक्षत्र नगर के पिल बाजार में दबदबा बनाने के लिए काफ़ी थी। इस तरह मेघना को कोई भी शिवगिरी संघ से बाहर नहीं निकाल सकता था। ये पहली बार था कि बाजार में कोई सिंहतेज पिल जैसी पिल आई थी। नीलामी संग्राम के पहले दौर में इतिहास फाड़ कमाई करने के बाद ये जल्द ही चर्चा का विषय बन जाएगी और इसे किसी खास प्रचार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अश्वघोष भी बिल्कुल खुश नहीं था। रत्नलाल भी पागल हो रहा था। वो अपने निजी कक्ष में चिल्लाया, मेघना तुम अभी तक जीती नहीं हो। फिर वो अपने आदमियों पर चिल्लाया, दूसरे दौर में पहले स्तर की सुप्रीम श्रेणी पिल का उपयोग करो। इस बार मैं शिवगिरी संघ को अच्छे से कुचलना चाहता हूँ। बाकी संघों के लोग भी इसी तैयारी में थे। वे दूसरे दौर में किसी भी हाल में सिंहतेज पिल को कुचलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी खास पिल्स को निकालना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर गौरांग ने आर्यन से पूछा, मास्टर दूसरे दौर के लिए हमारे पास क्या है? आर्यन ने हंसते हुए कहा, दूसरे और तीसरे दौर के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या? सब लोग हैरान रह गए। लेकिन मेघना ने शांत स्वर में कहा, आर्यन का मतलब साफ है। व्यापार में कभी कभी केवल एक उत्पाद ही आपको अजेय बना सकता है। इसके बाद ऐसा ही हुआ जैसा कि आर्यन ने सोचा था। दूसरे दौर में सभी संघों ने अपनी सबसे शक्तिशाली पिल पेश की, लेकिन कोई भी सिंहतेज पिल को टक्कर नहीं दे सकी। उनमें से एक भी कीमत और गुणवत्ता दोनों के मामले में सिंहतेज पिल के आसपास भी नहीं थी। सभी 9 संघों को औषधि चरण में शिवगिरी संघ ने बुरी तरह से मात दी थी। वास्तव में 15 धरती मणियों की कीमत किसी भी पिल के लिए बहुत अधिक थी। केवल इसीलिए किसी भी संघ की पिल इस जादुई आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंची। इस बारे में सोचकर ही रत्नलाल की नाक से खून आ गया। नीलामी के बाद हर कोई केवल सिंहतेज पिल का नाम याद रखेगा और बाकी संघों की पिल्स तो जैसे उनके लिए कचरा होंगी जिन पर कोई थूकेगा तक नहीं। मंच पर शरद चौहान ने एक बार फिर ऊंची आवाज में कहा, तो अब हम नीलामी का दूसरा चरण स्पिरिचुअल खजानों की पेशकश शुरू करेंगे। इसके बाद नीलामी भवन का अध्यक्ष धनराज मंच पर चलकर आया और बोला, अब नीलामी में पीछे हटने या हार मानने का कोई विकल्प नहीं होगा। अगर आप हार मानते हैं तो आपको 10 वर्षों तक नीलामी में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये साफ था कि वो शिवगिरी संघ को निशाना बना रहा है। ये रत्नलाल की चाल थी, शिवगिरी संघ को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम खेल खेलना चाहते हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा पिताजी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। औषधियों की नीलामी तो सिर्फ एक प्रारंभिक दौर था, वास्तविक प्रतिस्पर्धा अब शुरू होने वाली थी। गोलियां उपभोग्य वस्तुएं होती हैं, चाहे वो कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, उनकी कीमत सीमित रहती है, लेकिन ये स्पिरिचुअल खजानों में 100 गुना बढ़ जाती है। युद्ध में हथियार ही निर्णायक होते हैं। अगर आपके पास एक अद्भुत तलवार होगी तो आप अपने से उच्च स्तरीय योद्धा को भी खत्म कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपकी रक्षक शक्ति कम है तो आप एक शक्तिशाली कवच की मदद से खुद को खतरनाक हमलों से भी बचा सकते हैं। यही कारण था कि स्पिरिचुअल शस्त्रों की कीमत बाजार में आसमान छूती थी। मंच पर शरद चौहान ने उत्साह से कहा, तो अब दूसरे चरण की शुरुआत होती है। पहली वस्तु है रत्नकुटी संघ की ओर से तीसरे स्तर की इमोर्टल अग्निकंचन स्वॉर्ड। इसकी शुरुआती कीमत है 30 धरती मणि। हर एक बोली एक धरती मणि से कम की नहीं होनी चाहिए। हॉल में एक बार फिर से उत्साह उमड़ पड़ा। रत्नकुटी व्यापार संघ ने पहले ही दौर में तीसरे स्तर की इमोर्टल स्वॉर्ड उतारी है। लगता है वो इस दौर में सबको कुचलने के लिए तैयार है। हाँ, पहले चरण में शिवगिरी संघ ने सारी वाह लूट ली थी, तो वो इस चरण में उन्हें अच्छी तरह से मात देना चाहते हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि शिवगिरी संघ की सिंहतेज पिल वाकई कमाल की थी, लेकिन मैंने सुना है कि उनका सारा सामान लूट लिया गया था। तो क्या वो इस चरण में कुछ दिखा पाएंगे? जो लोग केवल मजे लेने आए थे वो आपस में फुसफुसा रहे थे, जबकि जो लोग कुछ अच्छी चीजें खरीदने आए थे उनके बीच बोलियां जारी थी। तीसरे स्तर की यह इमोर्टल स्वॉर्ड वास्तव में उतनी बुरी नहीं थी। बहुत से योद्धाओं के लिए तो ये भी एक सपने की तरह थी, इसलिए इसकी बोली लगाने वालों के बीच गर्मजोशी का माहौल था। 50 धरती मणि, 55 धरती मणि, 60 धरती मणि। कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। रत्नलाल ने घमंड से हंसते हुए कहा, शिवगिरी संघ, किस्मत को केवल एक पिल की बदौलत नहीं बदला जा सकता। आज तुम्हारा हारना तय है। हाँ, मैं तुम्हें पैरों तले रौंद कर रख दूंगा। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ नीलामी की इस जंग में उतरा था। उसे पूरा यकीन था कि इस चरण में शिवगिरी संघ की हार निश्चित है। 100 धरती मणि 1, 100 धरती मणि 2, 100 धरती मणि 3। शरद चौहान ने 3 बार हथौड़ा पटका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो यंग लेडी, यह इमोर्टल स्वॉर्ड आपकी हुई। लगभग 20 साल की एक लड़की खड़ी हुई और चलते हुए मंच पर गई। उसने 100 धरती मणि सौंपी और अग्निकंचन स्वॉर्ड को अपने हाथ में थामकर 2-3 बार हवा में इधर उधर मक्खन की तरह घुमाया। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी।
उस लड़की के वापस जाने के बाद शरद चौहान ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तो अब बारी है दूसरी वस्तु की। ये उदय संघ की ओर से है। दूसरे स्तर का इमोर्टल चैन हथौड़ा। इसकी शुरुआती कीमत है 15 धरती मणि और हर एक बोली एक धरती मणि से कम की नहीं होनी चाहिए। जल्द ही हॉल में बोलियों की शुरुआत हो गई। हर कोई गर्मजोशी से बोली लगा रहा था। इस बीच कक्ष नंबर 13 में आर्यन को छोड़कर हर कोई गंभीर चेहरे के साथ बैठा था। गौरांग ने बेचैनी से पूछा, मास्टर इस बार हम क्या पेश करेंगे? तिमरा ने भी उत्सुकता से जोड़ा, हाँ यंग मास्टर, आपने पिछले 3 दिनों में क्या बनाया है? अब तो बता सकते हैं। वेदिका चुपचाप आर्यन को देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी, लेकिन उसे चिंता थी। हाँ, वो मानती थी कि आर्यन का औषधि कौशल उच्च स्तर का था, पर शिल्प कौशल एक बिल्कुल ही अलग कला थी और दोनों में महारत हासिल करना लगभग असंभव था। मेघना भी आर्यन को चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वो दिल से आर्यन की आभारी थी कि उसने उनके लिए सिंथेस्पिल बनाए। केवल उसी के भरोसे वो अब नक्षत्र नगर में लंबे समय तक टिके रह सकते थे। हालांकि उसे इस चरण में आर्यन से कोई भी उम्मीद नहीं थी। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ देर में सभी संघों की वस्तुओं की बोलियां लग गई और शरद चौहान ने कहा, आखिरी वस्तु है। वो बोलते हुए अचानक रुक गया और हंसते हुए बोला, लगता है इस बार शिवगिरी संघ की नीलामी बहुत ही रहस्यमय है। वस्तुओं के नामों की कोई सूची साझा नहीं की गई है। चलिए अब शिवगिरी संघ को आमंत्रित करते हैं। सभी की नजरें कक्ष नंबर 13 की ओर मुड़ गईं। वहां से जब कोई आवाज नहीं आई तो लोग चिल्लाने लगे, शिवगिरी संघ, तुम्हें बुलाया जा रहा है। क्या तुम लोग बहरे हो गए हो? साफ है कि तुम कोई वस्तु पेश नहीं कर सकते। अगर तुम और देर करोगे तो तुम लोगों को अयोग्यता घोषित कर दिया जाएगा। मैं इसका विरोध करता हूँ। ये हमारे प्रति अपमान है। मैं सुझाव देता हूँ कि शिवगिरी संघ को नीलामी से बाहर कर दिया जाए। इस गैर जिम्मेदार संघ को नक्षत्र नगर से भी बाहर फेंक देना चाहिए। हाँ, बाहर निकालो। हॉल में शोर और चिल्लाहट बढ़ने लगी। शिवांश परिवार, हर्षवंश परिवार, रत्नकुटी संघ, बलभद्र और सभी लोग हंस रहे थे। बलभद्र व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोला, वेदिका ने एक पिल का सेट किया तैयार कर लिया। इनका घमंड तो सर चढ़कर बोलने लगा। लेकिन अब देखते हैं कि यह क्या दिखाते हैं। घंटा, हा, तुम कोई वस्तु पेश ही नहीं कर सकते। हा, शिल्प कौशल औषधि कौशल से बहुत अधिक कठिन है। तो उन सबको पूरा यकीन था कि शिवगिरी संघ के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और अगर कुछ होगा भी तो वह साधारण चीज होगी। इस बीच आर्यन निजी कक्ष से बाहर निकला और धीरे धीरे चलने लगा। नियमता भी उसके पीछे था, मगर उसके चेहरे पर लगभग रोने वाले भाव थे। यंग मास्टर, कृपया जल्दी चलिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, तेज चलिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? चिंता मत करो, शिवगिरी संघ की योग्यता रद्द नहीं होगी। वो सभी हमारी बेइज्जती देखने का इंतजार कर रहे हैं, हम पर हंसना चाहते हैं। लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। देखते हैं असली मजाक कौन बनता है। आर्यन जब मंच पर पहुंचा तो शरद चौहान ने राहत की सांस ली और कहा, आखिरकार तुम आ गए। उसी वक्त धनराज ने आर्यन को रोका और चेतावनी दी, अगर तुमने फिर से इस जगह का अनादर किया तो मैं। आर्यन ने बीच में ही बात काटते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो आप क्या करेंगे? शिवगिरी संघ की योग्यता रद्द कर देंगे, है ना? करो, जल्दी करो, फिर मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे बचते हो। उसकी नजरों में धनराज की कोई अहमियत नहीं थी। फिर आर्यन ने मंच पर आगे बढ़ते हुए कहा, तो देवियों और सज्जनों, आपके सामने पेश है खुद आर्यन सिंह। हा, इतना कहकर वो खुद ही जोर से हंस पड़ा और बोला, चलो छोड़ो, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि मेरी कोई कीमत लगा सको। ये सुनकर हॉल में सभी का पारा गर्म हो गया। उनमें से कई लोग गुस्से में कुछ बोलने ही वाले थे कि आर्यन ने फिर कहा, ओ हाँ, सबसे ऊंची बोली पर किस बेकार के संघ की वस्तु खरीदी गई थी और कितने की? उसने शरद चौहान की ओर नजरें घुमाई। शरद चौहान की आंखें छोटी हो गई और वो धीमे स्वर में बोला, रत्नकुटी संघ की अग्नि कंचन स्वॉर्ड को 100 धरती मणियों में खरीदा गया था। आर्यन ने सांस छोड़ते हुए कहा, फू, मैं जानता हूँ उस कचरे संघ को। तभी रत्नकुटी संघ के एक युवक ने कक्ष नंबर 7 से बाहर निकलकर चिल्लाते हुए कहा, अरे लड़के, क्या तुझे अपनी मौत की परवाह नहीं? आर्यन ने अपनी आंखें हल्की सी उठाईं और हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे मौत की परवाह नहीं है। अगर दम है तो और मार कर देख लो। आर्यन का कोई पेच ढीला था, ये बात तो अब तक साफ हो चुकी थी। कहीं बात हद से आगे ना बढ़ जाए, शरद चौहान ने जल्दी से कहा, अग्निकंचन स्वॉर्ड की पहले दौर में सबसे ऊंची बोली लगाई गई है। इसे 100 धरती मणि में बेचा गया। 100 काफी ज्यादा है, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। रत्नकुटी संघ के उसी लड़के ने खिड़की पर खड़े होकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ? इतनी कीमत सुनकर कहीं पेशाब तो नहीं निकल गया? शायद इतने पैसे तूने पहली बार देखे होंगे, दक्षिणी क्षेत्र के कचरे इंसान। हा,
आर्यन ने उस लड़के की ओर देखा और एक सर्द स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तुझे याद रखूंगा। उसके दिमाग में एक नामों की सूची बन रही थी, मृत्यु सूची। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तू भाग्यशाली है, तू इस सूची में सबसे पहला है। इसके बाद आर्यन की आवाज़ गंभीर हो गई और वो बोला, मेरी इस वस्तु की प्रारंभिक कीमत वही होगी 100 धरती मणि, और हर एक बोली 10 धरती मणि से कम नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर सारा हॉल चौंक गया। लोग उसे एक पागल इंसान समझने लगे, मानो वो पैसे के लिए बेकाबू हो गया हो। लेकिन तभी मंच से एक जोरदार आवाज़ आए और एक 10 मीटर ऊंचा विशालकाय जीव मंच पर दिखाई दिया। ये पूरी तरह से काले रंग का था, उसके चारों ओर तीव्र अमर ऊर्जा बह रही थी। वह इतना प्रभावशाली था कि उसकी मौजूदगी ने वहां मौजूद सभी को दंग कर दिया। मास्टर, ये तो बहुत ही प्रभावशाली है, गौरांग ने हैरान होते हुए चिल्लाया। ये आखिर है क्या? हे भगवान, आखिर ये क्या बला है? इतनी जबरदस्त, ये तो एक वॉर बीस्ट से भी ज्यादा अद्भुत है। अगर इसे लेकर सड़क पर चलूं तो लड़कियों की चीखों से आकाश गूंज उठेगा। सभी लोग इसे देख मंत्रमुग्ध हो गए। वास्तव में आर्यन द्वारा बनाए गए उस बीस्ट कवच की उपस्थिति ने जैसे अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी हो। केवल उसकी एक गुर्राहट ही सभी के रोगंटे खड़े करने के लिए काफी थी। लेकिन ये बस इतना ही था। उसके बाद वह बीस्ट शांत खड़ा हो गया, मानो सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा हो। उसी वक्त पहली पंक्ति में बैठे सप्तचक्र महाविद्यालय के एक मास्टर बोले, ये आत्मिक खजानों की नीलामी है, यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा। इस लोहे के टुकड़े का यहाँ क्या काम है? वह शिल्पकला के एक विशेषज्ञ थे, नई भर्तियों को वही शिल्प कौशल सिखाते थे। केवल एक नज़र देखकर वो बता सकते थे कि उस बीस्ट में कोई आत्मिक शक्ति की आभा नहीं है। इसका मतलब था कि वह बस एक कचरे का टुकड़ा है और कुछ नहीं। उनकी बातों ने वहाँ के माहौल को बदल दिया। हाँ, जब सप्तचक्र महाविद्यालय के मास्टर ही कह रहे हैं तो ये किस काम का? क्या ये लड़ सकता है? क्या ये लोगों को मार सकता है? क्या ये हमारी युद्ध क्षमता बढ़ा सकता है? मुझे तो ये बस लोहे का एक बड़ा ढांचा लगता है जो कबाड़ से बनाया गया है। हॉल में एक बार फिर से गर्मागर्मी का माहौल बन गया। हंसी उड़ाने वाले लोगों में ज्यादातर शिवांश परिवार और हर्षवंश परिवार के लोग थे। वह आर्यन को ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते थे, इसके बजाय वो तो उसे दफना देना चाहते थे। आर्यन ने सप्तचक्र महाविद्यालय के मास्टर की ओर देखा और कहा, मास्टर जी, क्या आप एक मेहरबानी कर सकते हैं? वो मास्टर आर्यन को घूरने लगे और उसी समय धनराज ने चिल्लाते हुए कहा, लड़के, तुम जैसे तुच्छ कचरे की हिम्मत कैसे हुई मास्टर शिल्पेश्वर से सीधे मुंह बात करने की? तुम हो ही कौन? तुम्हारी औकात क्या है? दक्षिणी क्षेत्र के कचरे। आर्यन ने धनराज की ओर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उसी पल उसकी मृत्यु सूची में एक और नाम जुड़ गया, धनराज। आर्यन ने अपनी नजरें हटाकर मास्टर शिल्पेश्वर की ओर देखना जारी रखा। ठीक है, मास्टर शिल्पेश्वर हल्के से मुस्कुराए और मंच पर आ गए। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें छिपी ताकत का अनुभव हर कोई कर सकता था। उन्होंने बीस्ट के चारों ओर घूमते हुए उसे एक नज़र देखा। हालांकि उन्हें कोई भी आत्मिक शक्ति महसूस नहीं हुई, फिर भी वह हैरान थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये वस्तु कोई स्पिरिचुअल खजाना तो नहीं लगती, लेकिन इसे कला का एक अद्भुत नमूना जरूर कहा जा सकता है। अगर तुम इसे बेचना चाहते हो और कोई खरीदार नहीं मिले तो मैं इसे अपने संग्रह के लिए ले सकता हूँ। आर्यन हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, ये सिर्फ एक कला का नमूना नहीं है, ये एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल खजाना है। अगर आप इसे बेकार कहेंगे तो ये आपको गुस्से में मार भी सकता है। मास्टर शिल्पेश्वर एक पल के लिए चौंक गए और बोले, क्या इसके पास खुद की चेतना भी है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकती? मास्टर शिल्पेश्वर की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने आर्यन को देखा और फिर हंसते हुए बोले, लड़के, तुम केवल गप्पे मार रहे हो। खैर, बताओ कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत किस लिए है? आर्यन ने कहा, क्या आपके पास कोई धरती मणि है? अगर है तो क्या आप मुझे एक उधार देंगे? आर्यन को पहले सिस्टम से 2 धरती मणि मिली थी, पर वह एक को पहले ही इस बीस्ट पर खर्च चुका था और दूसरी उसने नियमता को दे दी। देखा जाए तो अब उसके पास एक भी धरती मणि नहीं थी। भीड़ ने जब देखा कि आर्यन सप्तचक्र महाविद्यालय के मास्टर से ही धरती मणि मांग रहा है तो उनमें फिर से हलचल मच गई। धनराज भी गर्ज उठा, अपनी औकात में रहो कचरे, तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई मास्टर शिल्पेश्वर से धरती मणि मांगने की? मास्टर शिल्पेश्वर ने चुपचाप एक धरती मणि निकालकर आर्यन को पकड़ा दी और बोले, ये लो। लेकिन अगर तुमने मुझे निराश, आर्यन ने पत्थर लेते हुए कहा, मास्टर जी, कृपया थोड़ा पीछे हट जाएं। ये जगह खतरनाक हो सकती है। मास्टर शिल्पेश्वर कुछ कदम पीछे हट गए। थोड़ा और, आर्यन ने कहकर उन्हें लगभग मंच से नीचे ही उतार दिया। मास्टर शिल्पेश्वर की आंखें सिकुड़ गई। उन्हें लग रहा था कि शायद वह आर्यन द्वारा ठगे गए हैं। हॉल में सब लोग आर्यन को कोसने लगे। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सप्तचक्र महाविद्यालय के मास्टर के साथ ऐसा बेहुदा खेल खेलने की?
मास्टर शिल्पेश्वर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं कि ये बेकार है तो ये बेकार ही होगा। क्या तुम अब भी इस कबाड़ को 100 धरती मणि में बेचना चाहते हो? तुम तो सच में एक ठग हो। आर्यन ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और शरद चौहान से बोला, तुम भी नीचे उतर जाओ। शरद चौहान के भाव बदल गए, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था तो वो भी नीचे उतर गया। लेकिन हॉल में से एक आदमी इसे और नहीं सह सका। वो गुस्से में मंच पर चढ़ा और वो आर्यन की ओर उंगली दिखाते हुए बोला, सुन लड़के, चाहे जो हो तुम यहाँ से अभी के अभी निकलो। उसी पल आर्यन का हाथ हिला और उसने धरती मणि सीधे बीस्ट के सीने में धंसा दी। अचानक एक सुप की आवाज के साथ धरती मणि की सारी ऊर्जा बीस्ट द्वारा सोख ली गई और उसकी काली आंखें लाल रोशनी के साथ चमक उठी। उसकी ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी और उसके शरीर के हर एक अंग में फैल गई। अगले ही पल बीस्ट आर्यन के सामने घुटनों के बल झुक गया और गूंजती हुई आवाज में बोला, मास्टर, इन्फिनो दैत्य आपकी सेवा में हाजिर है। उसी समय आर्यन हल्के से मुस्कुराया और कहा, कोई मुझे घात लगाकर मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, इन्फिनो दैत्य ने अचानक छलांग लगाई, हवा में ऊंचाई तक उछला और फिर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर उतरा। वो सीधे धनराज के सामने जा खड़ा हुआ। उसका विशालकाय शरीर रास्ता रोकते हुए एक दीवार जैसा प्रतीत हो रहा था। धनराज के होश उड़ गए और उसके पैर कांपने लगे, माथा पसीने से भीग गया। इन्फिनो दैत्य ने अपना हाथ घुमाया और एक लंबी ब्लेड की धार चमकी। उसी पल धनराज का सिर हवा में उड़ गया और ताजे खून की धारा फूट पड़ी। बधाई हो आर्यन, तुमने धनराज को मारा है। इसके लिए तुम्हें 1000 XP पॉइंट्स, 60 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 20 धरती मणि मिली हैं। आर्यन के मन में मृत्यु सूची से धनराज का नाम मिट गया। आर्यन ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और उसकी निगाहें पूरे हॉल में घूमी। उनकी चौंकी हुई आंखों की ओर देखते हुए उसने कहा, अरे क्या हुआ? मुझे तुम लोगों की हंसी सुननी है। मुझे तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारना पसंद है। तो अब कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हा हा हा। आर्यन की गर्जना ने पूरे माहौल को कुचलकर रख दिया था। इन्फिनो दैत्य की उपस्थिति सिंहतेज पिल से भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। ये इतना प्रभावशाली था कि सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। यहाँ तक कि सप्तचर्क महाविद्यालय के कुछ मास्टर तो खड़े हो गए, लेकिन उनमें से किसी को धनराज की मौत की कोई परवाह नहीं थी। वो सब तो 5 मीटर के उस अद्भुत इन्फिनो दैत्य को एकटक देख रहे थे। धनराज को मारने के बाद इन्फिनो दैत्य चलते हुए आर्यन के पास आया और गहरी आवाज में बोला, मास्टर, समस्या हल हो गई है। इसके बाद वो चुपचाप आर्यन के पीछे खड़ा हो गया। उसकी उपस्थिति ऐसी थी जैसे कोई अजेय ढाल। क्या इसे दबदबा कहते हैं? हाँ, यही था असली दबदबा। हॉल में मौजूद लोग डर के मारे जैसे थूक गटक रहे थे। आर्यन ने एक कवच नहीं बल्कि चलता फिरता मौत का फरिश्ता बनाया था। मास्टर शिल्पेश्वर भी अवाक थे। वे दशकों से शिल्पकला का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें इस क्षेत्र में महारत हासिल थी, पर ऐसा कुछ उन्होंने न कभी सोचा था और ना देखा था। सबसे जरूरी बात तो ये थी कि उस दैत्य के पास अपनी खुद की चेतना थी। ये वास्तव में अद्वितीय कला का एक प्रतीक था, ऐसा कुछ जिसे वे शायद ही अपनी पूरी जिंदगी में कभी बना सकेंगे। मास्टर शिल्पेश्वर इतने उत्साहित थे कि वो ऊंची आवाज में बोले, मैं 1000 धरती मणि की बोली लगाता हूँ। इतने सालों तक शिल्पकला अभ्यास करने के बाद भी वो अभी तक इस स्तर पर नहीं पहुंचे थे जहां वह ऐसी चीज बना सकें। पूर्वज रुद्रदेव भी अवाक रह गए। उन्होंने कहा, कमाल कर दिया लड़के, ये सच में अद्भुत है। नहीं, बहुत ज्यादा अद्भुत। आर्यन जोर से हंसा और बोला, 1000 धरती मणि, क्या कोई और बोली लगाने वाला? उसकी बात खत्म होने से पहले ही बोली शुरू हो गई। मैं 1300 धरती मणि देने के लिए तैयार हूँ। 1500 धरती मणि, 1700 धरती मणि, 2500 धरती मणि। बोली इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि पूरा हॉल स्तब्ध था। क्या अग्नि कंचन स्वॉर्ड, क्या चैन हथौड़ा, क्या तलवार, क्या ब्लेड, सब कुछ इस इन्फिनो दैत्य के सामने बेकार कबाड़ थे। मैं इंद्रवंश परिवार की ओर से 2700 धरती मणियों की बोली लगता हूँ। हमारे परिवार की शाही परिवार के साथ राजनीतिक साझेदारी है तो कृपया मुझे। लेकिन उसे आगे बोलने ही नहीं दिया गया। क्या हुआ अगर तुम्हारा परिवार इतना महान है? मैं 3000 धरती मणि की बोली लगता हूँ। इसे तो आज मैं ही खरीद कर रहूंगा। अगर किसी ने इसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। यह एक युवा लड़के की आवाज थी। उसके इतना कहते ही उसके अगल बगल बैठे दूसरी पंक्ति में 3 पहलवान खड़े हो गए। ये वनलोक क्षेत्र से आए योद्धा थे। वनलोक क्षेत्र अमरद्वीप के बगल में ही था, पर यह उसका हिस्सा नहीं था। आर्यन ने हथौड़ा उठाया और बोला, 3000 धरती मणि 1, 3000 धरती मणि 2, 3000 धरती मणि 3। बोली खत्म हुई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए वनलोक क्षेत्र के उस लड़के की ओर देखा और कहा, बधाई हो, अब यह इन्फिनो दैत्य आपका हुआ। भुगतान के बाद मैं आपको इसे चलाने का तरीका समझा दूंगा, जो बहुत आसान है। तभी
वनलोक क्षेत्र का वह लड़का उठ खड़ा हुआ और हल्के से बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आर्यन ने कहा, दोस्त बनना है, कोई दिक्कत नहीं, पर एक भी पैसा कम नहीं होगा। लड़का हंसी में फट पड़ा और बोला, हमारे वनलोक में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे पास अनगिनत धरती मणि है। भले ही इसे वनलोक कहा जाता हो, लेकिन ये सिवाय बंजर भूमि के कुछ नहीं था। हालांकि वहां से कुछ भारी खनिज निकलते थे और यहाँ तक कि धरती मणियों की कई खदानें भी थी जिनमें अनंत धरती मणि थी। लेकिन ये केवल एक अफवाह थी और यह सही था या नहीं, ये किसी को नहीं पता था। आर्यन ने कहा, मुझे अमीर लोगों से दोस्ती करना पसंद है। हमारी दोस्ती के लिए मैं तुम्हें एक धरती मणि कम देने की अनुमति देता हूँ। हा, ये लड़का वनलोक क्षेत्र का यंग लॉर्ड अंशुमान था। उसे सप्तचर्क महाविद्यालय द्वारा विशेष छात्र के रूप में चुना गया था, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। वो परीक्षण के मार्ग पर चल रहा था। वो तो उन प्रतिभाशाली लोगों का मजाक उड़ाता था जिन्हें विशेष छात्र के रूप में स्वीकार किया गया था। पैसों के भुगतान के बाद आर्यन ने अंशुमान के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। अब उसने क्या कहा ये तो कोई सुन नहीं पाया। तुरंत ही अंशुमान ने इन्फिनो दैत्य को अपनी स्पेस रिंग में रख लिया और उत्साहित होकर बोला, ये जबरदस्त है, मुझे पसंद आया। मास्टर शिल्पेश्वर उसके पास खड़े थे। वो अंशुमान को इन्फिनो दैत्य को स्पेस रिंग में रखते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में जलन थी। वो उस दैत्य का ध्यान से अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने आर्यन की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरे हॉल में घनघोर सन्नाटा छा गया। मास्टर शिल्पेश्वर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो सप्तचर्क महाविद्यालय के एक वरिष्ठ मास्टर थे और वो वास्तव में आर्यन से मार्गदर्शन मांग रहे थे। यह क्या था? इस समय बलभद्र का चेहरा जल रहा था। शानकांत का चेहरा भी पूरा लाल था, जैसे किसी ने उसे कई जोरदार थप्पड़ जड़े हो। सप्तचर्क महाविद्यालय के एक मास्टर ने आर्यन से मार्गदर्शन मांगा। ये बात उन्हें हजम ही नहीं हो रही थी। हमें याद है कि उन्होंने आर्यन को दक्षिणी क्षेत्र का कचरा कहा था। शिवांश महल में पूरे शिवांश परिवार ने उसका मजाक उड़ाया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह ऐसा प्रतिभाशाली होगा। बलभद्र के लिए तो यह और भी चौंकाने वाला था। बस इतना ही नहीं, शिवगिरी संघ के लोग 10 साल तक इस बारे में गर्व करेंगे। हालांकि आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस तरह की चीज कैसे बना सकता हूँ? ये तो शिवगिरी संघ के एक विशेषज्ञ ने बनाया है। अगर तुम्हें इन सवालों के बारे में जानना है तो तुम्हें शिवगिरी संघ के मालिक से पूछना होगा। अगर वो मंजूर करे तो आप उस विशेषज्ञ से पूछ सकते हो। मास्टर शिल्पेश्वर का दिल शांत हो गया और उन्होंने धीरे कहा, धन्यवाद। कैसे आर्यन इस तरह का अद्भुत सामान बना सकता है? उन्हें भी विश्वास नहीं था। शिल्पकला भी एक साधना की तरह है। इसके लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। आर्यन की उम्र कितनी है? वह सिर्फ 20 के आसपास होगा। फिर चाहे वह माँ की कोख से सीखते आया हो, वो शिल्पकला में महारती नहीं हो सकता है। खासकर इस तरह का इन्फिनो दैत्य तो वह कभी नहीं बना पाएगा जिसे पहली बार देखा गया था। अब बलभद्र का दिल भी शांत हो गया और उसने गहरी सांस ली। मैंने कहा था ना, दक्षिणी क्षेत्र का एक कचरा ऐसा अद्भुत सामान कैसे बना सकता है? लेकिन मेघना की मदद किसने की? क्या उसके पिताजी ने किसी को भेजा है? शिवांश परिवार के लोगों ने भी राहत की सांस ली। उन्हें तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक कि ये आर्यन से जुड़ी ना हो। मास्टर शिल्पेश्वर भी मंच से नीचे उतरकर जाने लगे। आर्यन ने पीछे से कहा, मास्टर जी, चिंता मत कीजिए। सभी लोग घबराओ मत, ये तो बस शुरुआत है। इससे भी अधिक शक्तिशाली चीजें सामने आएंगी। अरे हाँ, 9 प्रमुख व्यापार संघों के लोगों, ध्यान से मेरी बात सुनो। मुझे परवाह नहीं कि तुम लोगों ने शिवगिरी संघ के खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रचा है। आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मैं अकेला ही सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ। उसके शब्द अत्यधिक घमंड से भरे हुए थे। ये साफ था कि 9 प्रमुख व्यापार संघों ने शिवगिरी संघ के खिलाफ साजिश रची थी। अब जब वो खेल रहे थे तो आर्यन कहाँ पीछे हटने वालों में से था। आर्यन ने अपनी आंखों से पूरे हॉल को देखा और हंसी उड़ाते हुए कहा, अब तुम्हारे पास और क्या खजाने हैं, निकालो, मैं सबको कुचल दूंगा। यही आर्यन का असली व्यक्तित्व था। वो अकेला शिवगिरी संघ का झंडा थामे हुए था। मेघना निजी कमरे में बिलख रही थी। वेदिका और तिमरा भी आनंद और आंसुओं के साथ उन्मुक्त हो रही थीं। गौरांग ने खिड़की के पास खड़े होकर जोर से चिल्लाया, मास्टर, तुम जबरदस्त हो। आर्यन की ये घमंड से भरी बातें सभी 9 संघों के लोगों को गुस्से से भरने के लिए काफी थी। ये बहुत घमंडी है। इतना घमंडी इंसान, मैंने कभी ऐसा घमंडी इंसान नहीं देखा। ये तो खुद को संभालना भी नहीं जानता। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके पास और कितने लोहे के जानवर हैं। ये तो मौत को गले लगाने जैसा है। क्या वह 9 प्रमुख व्यापार संघ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा है? 9 प्रमुख व्यापार संघ के लोग गुस्से में थे। वह कौन थे? वो थे अमृतद्वीप की आर्थिक धारा को चलाने वाले लोग। किसी भी व्यापार संघ की संपत्ति अनमोल और बिना माप के थी, और एक साधारण आर्यन इतनी बेशर्मी से ये सब कह रहा था।
कौन इसे सहन कर सकता था। रत्नलाल ने चाय के कप को जोर से कुचल दिया और गुस्से से कहा, तू कुत्ते, देखता हूं तू कब तक घमंड कर सकता है। आर्यन मंच से पीछे हट गया। नियमता तेजी से उसके पास आया। वो चाहता था कि वह आर्यन पर कूद पड़े और उसे गहरी चुम्मी दे, क्योंकि उसे अभी अभी अपने उच्चाधिकारियों से पता चला कि वह आज के बाद से नीलामी भवन का उपपर्यवेक्षक बनने वाला है। आर्यन ने उसकी खुशी को देखा और कहा, धनराज की मृत्यु का मामला। नियमता तुरंत बोला, चिंता मत करो, ये पहले ही सुलझा लिया गया है। वैसे भी वह नीलामी भवन का सिर्फ एक उपाध्यक्ष था, असली अध्यक्ष तो कोई और है। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ। दूसरी ओर मंच पर एक सेवक भागते हुए आया और शरद चौहान के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। शरद चौहान ने शरीर में हल्की सी झुरझुरी महसूस की और कहा, ये तो गंभीर बात है। सभी 9 संघों ने अपने पहले दिए गए स्पिरिचुअल खजानों को बदलने की मांग की है, तो इस लड़के ने उन्हें इतना भड़का दिया कि वह इस हद तक जा रहे हैं। लगता है यह आग कुछ ज्यादा ही भड़क चुकी है। चलो मजा आएगा, जाओ उन्हें जो कुछ बदलना है बदलने दो, इसमें तो हमारे नीलामी भवन का ही फायदा है। स्थिति बेहद गर्म हो गई थी। वास्तव में शिवगिरी संघ ने सभी 9 प्रमुख संघों को इस नीलामी संग्राम में पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। इस बीच एक निजी कक्ष में, बहुत घमंडी है वो लड़का, बहुत घमंडी है। ये उसका घमंड नहीं है, ये शिवगिरी संघ का घमंड है। कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी चीजें प्राप्त कर लेंगे जिन्हें हमने कभी देखा तक नहीं, और इसी कारण से ये हंगामा हुआ। अब इस बात को छोड़ो, नीलामी का दूसरा दौर जल्द ही शुरू होने वाला है। हमें सबको उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना होगा। अब सभी 9 संघ एक साथ आ गए थे और ये लोग उन 9 संघों के अध्यक्ष थे। रत्नलाल ने कहा, साधारण चीजों से अब शिवगिरी संघ को नहीं हराया जा सकता। मुझे लगता है कि अब कुछ विशेष चीजें लानी चाहिए। क्या उस लड़के ने हम सब के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की थी? तो उसे ये बताना होगा कि हमारे 9 संघों की ताकत क्या है। तभी अग्निवेश संघ का अध्यक्ष बोला, बिल्कुल, हम उसे इतने घमंड से नहीं चलने दे सकते। मैंने पहले ही अपना सामान बदलने के लिए किसी को भेज दिया है। मैं इस बार एक 5वें स्तर का इम्मोर्टल शस्त्र भेज रहा हूँ। मैंने तो एक 6ठे स्तर की इम्मोर्टल तलवार रखी है। यदि मैंने उसे सजा नहीं दी तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसके बाद सभी व्यापार संघों के अध्यक्ष अपनी अपनी स्थिति जताते हुए तैयार हो गए। ये पहली बार था जब उन्हें आर्यन जैसे एक दक्षिणी क्षेत्र के तुच्छ इंसान से कोई चुनौती मिली थी। वो कैसे उससे हार सकते थे? तो वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। अगर शिवगिरी संघ ने उन्हें चुनौती दी थी तो वह उसे भी कुचल कर रख देंगे। बलभद्र गर्व से हंसा, लड़के तुम अब भी कुछ ज्यादा ही ना समझ हो। 9 व्यापार संघों से युद्ध की घोषणा करना सीधे मौत को बुलाना है। बड़े भाई, मुझे तो मजा आ रहा है। अश्वघोष ने कहा, मजा तो बहुत आएगा। मुझे लगता है कि इस बार वो सीधे मारा जाएगा और मेघना भी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। हाँ। दूसरी ओर चंद्रधर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, तन्मय, इस बार इनके साथ निपटना आसान नहीं होगा। नीलामी के बाद 5000 धरती मणि मेघना के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और फिर वह बड़े आराम से सप्तचर्क महाविद्यालय के मामले को सुलझा लेंगे। इसके अलावा अब जैसे जैसे शिवगिरी संघ का प्रभाव बढ़ेगा, तन्मय का मास्टर भी उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकेगा। शिवगिरी संघ ने अब सप्तचर्क महाविद्यालय के मास्टर्स को भी चौंका दिया था, तो वह उनके खिलाफ जाने के बजाय उनकी रक्षा करेंगे। तन्मय की भौहें सिकुड़ गई और वो उठते हुए बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। चंद्रधर ने चौंकते हुए तन्मय को देखा, लेकिन तन्मय ने उसे कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप नीलामी भवन के एक कोने में चला गया। वहां एक मध्य आयु वाला आदमी दीवार के सहारे खड़ा था। उसके शरीर से कोई आभा नहीं निकल रही थी। तन्मय उसके सामने खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, लीडर विषाणु, क्या आप हजारों में धरती मणि कमाना चाहते हैं? कालेजवाला संघ में कुल मिलाकर 8 लीडर थे। उनमें से एक भृगुपति पहले ही आर्यन द्वारा मारा जा चुका था, मगर वो उनमें सबसे कमजोर था। विषाणु 7वें नंबर का लीडर था और वो भृगुपति से कई गुना शक्तिशाली था। न केवल वो खुद एक शून्यवीर था, बल्कि उसके सैकड़ों लोग भी उद्यमवीर स्तर के योद्धा थे। वो अकेला ही एक सेना पर भारी पड़ सकता था, उसकी ताकत बेजोड़ थी। विषाणु सिर उठाकर हंसा, तन्मय, मैंने यही सोचा था कि तुम मुझे ये कहने के लिए बुलाओगे। तन्मय ने एक डरावनी हंसी छोड़ी। विषाणु की आंखों में एक ठंडी चमक थी और वो भी उत्तेजना से हंसने लगा। ये तन्मय का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। उसे डर था कि नीलामी संग्राम के बाद शिवगिरी संघ जवाबी हमला करेगा। आखिर वह 10 प्रमुख व्यापार संघों में से एक था, लेकिन अब वो लीडर विषाणु के साथ अपने इस खतरे को जड़ से खत्म करने की तैयारी कर रहा था। उसने तय कर लिया था कि वो शिवगिरी संघ का अस्तित्व ही मिटा देगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तन्मय ने कक्ष नंबर 13 की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और उसने कहा, आर्यन, तुम मुझसे लड़ने की बात करते हो? हम तुम्हारी औकात नहीं है। हा। एक दूसरे निजी कक्ष में
हाथ में चाय का प्याला लिए एक बेहद खूबसूरत लड़की कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा एक पतले से रुमाल से छिपा हुआ था। उसने कहा, दिलचस्प, ये अब और भी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। ये वही नकाबपोश लड़की थी जो शिवगिरी वासिका में थी, और हमेशा की तरह उसकी नज़रें आर्यन पर टिकी थीं। इस बीच निजी कक्ष नंबर 1 में एक युवक कमरे में आया और कहा, कॉलेज वाला संघ के लोग कोई चाल चलने वाले हैं। ओह, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं वो क्या करते हैं, तुम बस उन पर नज़र रखो। ये सुनकर युवक वापस चला गया। हा, लगता है इस बार यंग मास्टर सच में खतरे में हैं। लेकिन हमारे रहते भला कौन उनके बाल तक छू सकता है। कॉलेज वाला संघ, लगता है उनकी कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। वो अब तक बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने हमसे पंगा नहीं लिया। लेकिन अगर आज उनमें से किसी ने भी यंग मास्टर को छुआ तो वो इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। कक्ष में 2 बुजुर्ग बैठे थे। अगर आर्यन वहां होता तो वह उनमें से एक को जरूर पहचान लेता। ये वही बुजुर्ग था जो आर्यन को त्रिकाल द्वीप पर मिला था और जो मीनराज को सप्तचर्क महाविद्यालय में ले गया था। वो सप्तचर्क महाविद्यालय का पूर्व प्रधानाचार्य था। उसका नाम था रुद्रसेन। सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदरूनी साजिशें उफान पर थीं। हर जगह लहरें उठ रही थीं। मेघना, गौरांग और बाकी लोग इस खतरनाक जाल को महसूस नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि आर्यन भी इस जाल से अनभिज्ञ था। आधे घंटे बाद शरद चौहान मंच पर वापस आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आखिरकार समय आ गया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि आप सभी को भी यही लग रहा होगा। चलो अब दूसरे दौर की नीलामी शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है वसुंधरा संघ। इसके साथ ही एक टकला बूढ़ा आदमी मंच पर आया और उसके पीछे 8 आदमी थे। वे कुछ भारी सामान लेकर आ रहे थे, इतना भारी कि उनके हाथ कांप रहे थे। बूढ़े टकले आदमी ने कहा, यह है अराजक घंटा और जहां तक इसके स्तर की बात है, ये क्रिस्टल स्तर का है और इसकी शुरुआती कीमत। वो बोलते हुए अचानक रुक गया और शरद चौहान की ओर देखते हुए बोला, अभी तक शिवगिरी संघ ने अधिकतम बोली कितनी लगाई थी? शरद चौहान हिचकिचाते हुए बोला, ओह, 3000 धरती मणि। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, तो शुरुआत 3000 धरती मणि से होगी। इसके बाद उसने उस वस्तु के ऊपर से लाल कपड़े को हटा दिया। जैसे ही उसने ये किया, घंटी की एक तेज आवाज गूंजी। हर कोई अपने कानों पर हाथ रखने को मजबूर हो गया। यहाँ तक कि कई ताकतवर योद्धा भी दर्द से कराह उठे। बूढ़े ने आर्यन की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम हमसे लड़ना चाहते हो? तुम बहुत कमजोर हो, समझे? आर्यन ने दक्षिणी तरंग महाद्वीप में जितने भी शस्त्र देखे थे, वो भले ही किसी भी लेवल के हों, लेकिन वह सभी मॉर्टल स्तर के थे। लेकिन अमृतद्वीप पर आने के बाद आपको एक भी मॉर्टल स्तर का शस्त्र नहीं मिलेगा। यहाँ इमोर्टल शस्त्र मिलते थे। इमोर्टल शस्त्र भी लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक होते थे और उसके बाद आते थे क्रिस्टल रैंक के शस्त्र। ये प्राचीन अराजक घंटा वसुंधरा व्यापार संघ की सबसे कीमती वस्तु थी। यह नीलामी में हिस्सा लेने वाला नहीं था, लेकिन अब वो पूरी शिद्दत से आर्यन को कुचलना चाहते थे और शिवगिरी संघ को मसलना चाहते थे। आर्यन ने अपने मन में पूर्वज रुद्रदेव से पूछा, ये कितना शक्तिशाली है? पूर्वज रुद्रदेव ने गंभीरता से कहा, बहुत शक्तिशाली। ये बोलते हुए उनकी लार टपक रही थी। उनकी आंखें एक लालची कुत्ते की तरह चमक रही थीं। अगर मैं इसे खा लूं तो मैं कम से कम 10 रूहानी योद्धा तैयार कर सकता हूं। आर्यन ने चौंकते हुए पूछा, 10? किस स्तर के? पूर्वज रुद्रदेव ने थोड़ा सोचकर कहा, उद्दमवीर स्तर के। ओह, आर्यन ने कहा, लेकिन इससे ज्यादा उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। हॉल में लगभग हड़कंप मच गया। प्राचीन अराजक घंटे की नीलामी हो रही थी। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये वंशुधरा संघ के पूर्वजों की देन थी। ये साफ था कि वह शिवगिरी संघ को कुचलने के लिए इतना आगे जा रहे थे। शिवगिरी संघ और अन्य व्यापारी संघों के बीच पहले से ही तनाव चरम पर था, और आर्यन के घमंडी भाषण ने इसे और आग दे दी थी। 4000 धरती मणि, 5000 धरती मणि, 6000, 8000, 10,000। क्रिस्टल रैंक का शस्त्र किसे नहीं चाहिए? ये इमोर्टल शस्त्रों से लाख गुना बेहतर थे और बेहद दुर्लभ भी थे, तो कौन इन्हें नहीं पाना चाहेगा? 10,000 धरती मणि आसमान छूने वाली कीमत थी, लेकिन क्रिस्टल रैंक के शस्त्र बेशकीमती थे। लोग इन्हें पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। अचानक एक काले वस्त्र में ढका हुआ व्यक्ति खड़ा हुआ और तेज आवाज में बोला, 20,000 धरती मणि। ये सुनकर पूरा हॉल सन रह गया। 20,000 धरती मणि कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इतने पैसों से कोई एक अलग द्वीप खरीदा जा सकता था। वसुंधरा संघ के उस टकले बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी और उसने आर्यन की ओर नजर घुमाते हुए कहा, 20,001। लेकिन तभी आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 30,000 धरती मणि की बोली लगाता हूँ। इस घोषणा के साथ ही पूरा हॉल हिल गया और सभी की नजरें कक्ष नंबर 13 की खिड़की पर खड़े आर्यन पर टिक गई।
30,000 धरती मनी में इतनी आत्मिक शक्तियां होंगी कि कोई भी उद्यमवीर स्तर का योद्धा सीधे शून्यवीर स्तर पर पहुंच सकता था। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि ये कितने अमूल्य होंगे। रुद्रदेव ने चौंकते हुए आर्यन से कहा, लड़के, तुम्हारे पास इतनी धरती मनी कहाँ हैं? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। टकले बूढ़े आदमी ने आर्यन को घूरते हुए कहा, कचरे, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। तुम जैसे एक भिखारी के पास 30,000 धरती मनी कहाँ से होंगी? सही कहा, तुम जैसे दक्षिणी कचरे के पास इतने धरती मनी नहीं हो सकती। कक्ष नंबर 6 से एक आदमी ने बेचैनी में कहा। आर्यन ने हल्की से नजरें उठाकर उस आदमी की ओर देखा और उसका चेहरा याद करते हुए उसे भी अपनी मृत्यु सूची में रख दिया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हारी सोच से भी अधिक संपत्ति है। कक्ष नंबर 6 में वसुंधरा संघ के लोग थे और वो अपनी कुर्सियों पर बेचैनी से फड़फड़ा रहे थे। उन्हें अब डर लग रहा था कि आर्यन उनके पूर्वजों के घंटे को खरीद लेगा। हालांकि वो पहले ही इसे नीलामी में रख चुके थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने सोचा था ये उस हिसाब से नहीं जा रहा था। उसी समय काले कपड़ों वाला आदमी फिर से बोला, 50,000 धरती मनी। आर्यन ने तुरंत कहा, 80,000 धरती मनी। ये सुनकर कमरा नंबर 6 में बैठे वसुंधरा संघ के लोग भड़क उठे। उनमें से कुछ लगभग खिड़की से कूदकर आर्यन को मारना भी चाहते थे। ए लड़के, क्या तू यहाँ झगड़ा करने आया है? आर्यन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, क्यों? क्या मुझे बोली लगाने का हक नहीं है? आखिर यह इतनी कीमती वस्तु है, इसके 80,000 तो बनते हैं। अगर बेचना नहीं था तो लाए ही क्यों? ये सुनकर वसुंधरा संघ के लोग और भी गुस्से में आ गए। अगर उनका वश चलता तो वो अभी आर्यन का मुंह तोड़ देते। काले कपड़ों वाला आदमी कांपते हुए बोला, 1 लाख धरती मनी। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, मैं पीछे हटता हूँ। और वो हंसते हुए शरद चौहान की ओर देखते हुए बोला, ओ हाँ, मुझे याद है, 1 लाख धरती मनी की बोली पर तो नीलामी भवन को 5,000 धरती मनी मिलेंगी। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम लोगों ने मुफ्त में इतना अच्छा मुनाफा कमा लिया। हा। आर्यन ने शरद चौहान के चौंके हुए चेहरे को देखा और कहा, अरे जल्दी से हथौड़ा बजाओ, अभी ये खुशी में पागल होने का वक्त नहीं है। ऐसे मुनाफे तो अब होते ही रहेंगे। ठक ठक ठक, शरद चौहान ने हथौड़ा बजाते हुए कहा, 1 लाख धरती मनी में सौदा तय हुआ। टकले बूढ़े आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आर्यन को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। आर्यन ने कहा, आह, क्या मूर्ख लोग हैं, सियानपत्ती के चक्कर में खुद का नुकसान करा बैठे। लगता है वसुंधरा संघ सच में बहुत अमीर है। हा। बूढ़ा आदमी गुस्से से कांपता हुआ बोला, तू। लेकिन उसकी जुबान से आगे शब्द नहीं निकल सके। अराजक घंटा वसुंधरा संघ का प्राचीन खजाना था। वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते थे। उन्होंने इसे नीलामी में इसलिए उतारा ताकि वह शिवगिरी संघ और आर्यन को बुरी तरह से कुचल सकें। इसीलिए उन्होंने ये चाल चली थी। बोली लगाने वाला उनका ही आदमी था। उन्होंने सोचा था कि वह 10 या 20,000 धरती मनियों में इसे वापस खरीद लेंगे और शिवगिरी संघ को मात भी दे देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आर्यन बोली को इतना बढ़ा देगा। वो बेवजह ही 5,000 धरती मनियों का नुकसान करा बैठे। यह उनके संघ की 1 साल की कमाई थी। केवल इतना ही नहीं, इससे उनके नक्षत्र नगर में व्यापार पर भी बहुत असर पड़ेगा। पूर्वज रुद्रदेव ने आर्यन के मन की चालाकी को देखकर पूछा, चालक लड़के, तुझे कैसे पता चला कि जो बोली लगा रहा था वो वसुंधरा संघ का ही आदमी है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अंदाजा लगाया। पूर्वज रुद्रदेव ने हैरानी से कहा, अगर उसने बोली नहीं लगाई होती तो तुम 80,000 धरती मनी कहाँ से देते? आर्यन ने हंसते हुए कहा, तो क्या मेरे पास आप हो? अगर कुछ होता तो मैं आपको बेच देता। हा। सच तो ये था कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। तभी काले चोगा वाला आदमी मंच पर आया और उसने शरद चौहान से थोड़ी देर बात की। फिर एक छोटी सी पोटली देकर अराजक घंटे को अपनी स्पेस रिंग में रख लिया। इस दौरान आर्यन की नज़र एक चील की तरह उस पर टिकी थी। फिर उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, पूर्वज, क्या आप इस पर अपनी ऊर्जा का चिन्ह छोड़ सकते हैं? पूर्वज रुद्रदेव उत्साहित होकर बोले, तुम्हारा दिमाग तो सच में शैतानी है। वैसे मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। फिर दोनों ने एक साथ अपनी कपटी हंसी छोड़ी। हा। तभी कक्ष नंबर 6 की खिड़की से एक योद्धा चिल्लाया, बुजुर्ग, संघ के अध्यक्ष बेहोश हो गए हैं। ये सुनते ही बूढ़े टकले आदमी और काला चोगा पहने आदमी के भाव बदल गए और वो तेजी से कक्ष की ओर भागे। आर्यन ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करके कहा, क्या बात है? खुद से खेलते खेलते बेहोश हो गए? तुम तो बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गए भाई। हा। बूढ़ा टकला आदमी गुस्से में लाल हो गया। उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। वसुंधरा संघ इस नीलामी में पूरी तरह से तबाह हो चुका था। 5,000 धरती मनी का नुकसान उनकी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख देगा और यह स्थिति उनके नक्षत्र नगर से बाहर होने का कारण बन सकती थी। आर्यन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। खेल खत्म। नीलामी मंच पर शरद चौहान के चेहरे पर लड्डू फूट रहे थे और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब अगली बारी है अल्बेडो संघ की।
मंच पर अल्बेडो संघ का प्रतिनिधि घबराते हुए पहुंचा। वो पसीने से तरबतर था और उसने पसीना पोंछते हुए एक औसत दर्जे की इम्मोर्टल तलवार प्रस्तुत की। यह है हमारी 5वें स्तर की इम्मोर्टल तलवार, पूर्णस्वर तलवार। हॉल से किसी ने व्यंग्य कसा, 5वें स्तर की इम्मोर्टल तलवार कितनी बेकार है, क्या यही है तुम्हारा खजाना? अल्बेडो संघ को समझ आ गया था कि उस आर्यन का चालाक दिमाग उनके खेल को भांप चुका था। अगर वे भी वसुंधरा संघ जैसा कदम उठाते तो उनका नुकसान तय था। इसलिए उन्होंने खुद को इस मुकाबले से पीछे खींच लिया। केवल वही नहीं, बाकी व्यापार संघों ने भी अपनी रणनीति बदल दी थी। शरद चौहान ने फिर से घोषणा की, अब शिवगिरी संघ की बारी है। शिवगिरी संघ का नाम सुनते ही एक बार फिर लोगों में खुसर फुसर चालू हो गई। फिर वही आ गया, अब शिवगिरी संघ की बारी है। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस बार बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। मैं भी। सिंहतेज पिल लेने से गौरांग एक ही झटके में 2 स्तरों का पार कर गया और उसकी मूल शक्ति भी तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी। अगर सिंहतेज पिल इतनी शक्तिशाली थी तो इन्फर्नो दैत्य का पदार्पण तो कहीं ज्यादा प्रभावी था। इतना ही नहीं, उनके शिल्प कौशल से खुद सप्तचर्क महाविद्यालय के एक मास्टर जो शिल्पकला में विशेषज्ञ थे भी प्रभावित थे। आर्यन ने दोबारा मंच पर कदम रखा और उसे देखते ही दर्शकों में तुरंत शांति छा गई। यहाँ तक कि शरद चौहान भी उसके सम्मान में मंच से एक तरफ हट गया। मास्टर शिल्पेश्वर ने अपने दिल की खुशी को छिपाते हुए मन में सोचा, इस बार तुम क्या दिखाओगे? गौरांग, वेदिका, तिम्रा और मेघना सब के सब खिड़की की सिल पर खड़े होकर मंच की ओर देख रहे थे। वे भी जानना चाहते थे कि आर्यन अब क्या दिखाने वाला है। इन्फिनो दैत्य ने उन्हें इस कदर उत्तेजित किया था कि वह अब अगली चीज को देखने के लिए बेसब्र हो रहे थे। मेघना की आंखें नम थी। आर्यन की पहली 2 वस्तुएं ही शिवगिरी संघ के लिए काफी थीं और अब उन्हें नीलामी में और आगे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। वो इतने में ही बेहद खुश थी। हालांकि आर्यन यहाँ नहीं रुकने वाला था। बहुत से लोग शिवगिरी संघ का मजाक बनाने के लिए इंतजार कर रहे थे। वे मेघना को बेवकूफ बनने का इंतजार कर रहे थे। वे उसे हास्यास्पद बनाना चाहते थे। अगर उसने इन लोगों को कुचलकर नीचे नहीं गिराया तो वो आर्यन सिंह कैसे कहलाएगा? आर्यन मंच के सामने खड़ा हो जाता है और खांसता है। इसी के साथ दर्शकों में बिल्कुल शांति छा गई। आर्यन ने कहा, वैसे तो मेरे पास और भी इन्फिनो दैत्य है, लेकिन चूंकि ये यंग लॉर्ड मेरा दोस्त है, मैं इसे अब यहाँ नीलाम नहीं करूंगा। ये सुनकर अंशुमान अचानक भावुक हो गया। आर्यन ने केवल उसकी दोस्ती के खातिर इन्फिनो दैत्य को नीलाम नहीं किया। दूसरे शब्दों में कहें तो वो इकलौता व्यक्ति था जिसे इन्फिनो बीस्ट मिला। अंशुमान ने अपने दिल में कहा, आज से तुम मेरे सच्चे भाई हो। आर्यन ने फिर से कहा, शिवगिरी संघ व्यापार करता है, तो अगर किसी को इन्फिनो दैत्य पसंद है तो वो शिवगिरी वासिका में जा सकते हैं, और जैसे ही आप कीमत देंगे वैसे ही यह आपका होगा। चलो अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। आर्यन ने फिर विषय बदलते हुए कहा, इस बार हमारी ओर से प्रस्तुति है एक कवच और एक तलवार की। कवच, तलवार, इसमें क्या खास है? हाँ, मुझे लगा था कि कुछ नया देखने को मिलेगा, पर ये तो सिर्फ कवच और तलवार हैं, इनमें कुछ खास नहीं है। हॉल में लोगों के बीच निराशा भरी फुसफुसाहट शुरू हो गई। वो शिवगिरी संघ से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। वो चाहते थे कि आर्यन कुछ नया और अद्भुत दिखाए, पर कवच और तलवार का जिक्र सुनकर उनकी रुचि खत्म हो गई। रत्नलाल ने हंसते हुए कहा, तुम भी अब अंतिम सीमा तक पहुंच चुके हो। अगर कुछ नया नहीं ला सकते तो तुम कुछ नहीं हो। उसके अनुसार इन्फिनो दैत्य को ऊंचे दाम पर बेचा गया था। यह उसके बल से नहीं बल्कि उसकी दबंग छवि के कारण था। कवच और तलवार, इनमें तो कुछ भी खास हो ही नहीं सकता। हॉल में आवाजों और शिकायतों का शोर बढ़ता जा रहा था। अश्वघोष ने सीधे हंसते हुए कहा, क्या बकवास है, अब तुम शिवगिरी संघ का मुंह काला कर रहे हो। उन लोगों की बातें सुनने के बाद भी आर्यन ने जल्दी से सामान निकालने की बजाय शांत खड़ा रहा, ताकि वह थोड़ा और इंतजार करे और जब माहौल शांत हो जाए तब वह कदम बढ़ाए। लेकिन हॉल में तो जैसे ये चर्चाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शांत होने के बजाय ये और उग्र होती जा रही थी। मुझे लगता है कि तुम बस हमारे साथ खेल खेलने आए हो। शुरू में 1-2 अच्छी चीजें दिखाकर अपने पुराने और घटिया सामान को हमें चिपकाने वाले हो, है